आपके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है परमिशन का? नहीं, आप परमिशन दे देना अगर जिसके पास भी आ रहा हो। यस सर, हो गया। सबको आ हो गया गया ना? होगा ये मैसेज। जी। हो गया ना? हाँ, सबको मैसेज आ गए हैं। चलो ठीक है, थैंक यू। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था मेरे कजिन का। तो मेरे कजिन ने हमारा जो घर था पुराना वो खरीदा, और उस घर को मिला के उसने 30 बाय 80 का पूरा एक घर कंस्ट्रक्शन किया। उस मकान में क्या था, कुआं था। उस कुएं को, मतलब हम बहुत छोटे छोटे थे, मैं 3 या 4 साल का था, तब वहां पर हम नहाया करते थे उसमें से पानी निकाल के। ठीक है। तो वो कुआं मेरे बड़े पापा ने उसको फिलअप कर दिया, क्योंकि उसका यूज नहीं था, वो कुआं सूख गया था। ठीक है। अब कुआं सूखने के बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये बड़ा हुआ मेरा कजिन, तो इसके पापा की डेथ तो हो गई थी पहले, कुएं में गिरने से ही हुई थी, उस कुएं में नहीं, किसी और कुएं में। अब वो मर्डर था या मिस्ट्री था, आज तक वो सुलझा नहीं है मामला। तो यही बोलते हैं कि पैर फिसल गया था उनका। अब क्या हुआ कि अब उस घर का पूरा कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब इसने क्या किया, उस कुएं के ऊपर में दीवार बना दी। मतलब समतल जगह थी कुआं, उस पे एक दीवार बना दी और उस पे कंस्ट्रक्शन कर दिया। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, इसका हो गया। अब उसके बाद इसकी शादी हुई। शादी के बाद मेरी जो काकी है, मेरी आंटी है, उनको पैरालिसिस का अटैक आया। ठीक है। फेस पूरा टेढ़ा हो गया और बॉडी जो थी आधा पार्ट बेकार हो गया। ठीक है। तो काफी दिन तक वो बीमार रही। ये रिकॉर्ड का ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद इसकी शादी हुई। शादी हुई। शादी के कुछ दिन बाद मेरी आंटी जो है वो चल बसी। ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसको एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद क्या हुआ कि वो बेटा मैक्सिमम 6 महीने जिंदा रहा। बहुत प्यारा बच्चा था, वो भी भगवान को प्यारा हो गया। फिर उसके बाद इसने कई बार अटेम्प्ट लिए, हर बार मिसकैरेज हो जाता, हर बार। फिर किसी के एक जैसे क्या है, मैं जैसे गांव में जाता हूँ तो मेरी बात को कोई ज्यादा, अब आपको पता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात होती है। तो वो उसने क्या किया, किसी वास्तु एक्सपर्ट को पकड़ा। वास्तु एक्सपर्ट के पास गया, उसने पता नहीं क्या बताया। रियल रीजन तो मैं अब जो आपके सामने खोलने वाला हूँ वो बता देता हूँ। तो उसने क्या बताया कि ये मकान सही नहीं है, ये मकान आप चेंज कर दो, आपका सब ठीक हो जाएगा। उसने वो मकान छोड़ दिया, बेचा नहीं, प्रॉपर्टी है, वहां रहता नहीं है। तो मेरे जो बड़े पापा का एक घर है वहां पे, उन्होंने गांव में बनाया हुआ है, ऐसे रेंट पे दे रखा है उसको, क्योंकि वो हम अष्टमी वगैरह पे जाते हैं, अष्टमी नवमी पे, तभी वहां रुकते हैं सब लोग। तो वहां वो शिफ्ट हो गया। अभी उसको बेटा हो गया है, सब कुछ ठीक है। अब इसका कंक्लूजन सुने आप, क्या होता है इसके अंदर में। देखो, कुआं जो होता है ना, पानी वाला कुआं हो या सूखा कुआं हो, कुएं का संबंध चंद्रमा से होता है। ठीक है। और जो मकान का संबंध होता है वो होता है शनि से। फर्श जो है वो भी चंद्रमा का ही मानो आप। और जो दीवारें होती हैं, दीवारें भी शनि की होती हैं। जिस इंसान की कुंडली में चंद्र शनि की युति हो, और ऐसा इंसान अगर कुएं के ऊपर में दीवार बना ले या मकान बना ले, तो उसका चंद्रमा नष्ट हो जाता है, या चंद्रमा के फल खराब हो जाते हैं। और अगर आप लाल किताब में आगे पढ़ेंगे, तो चंद्र शनि जब मिलते हैं, तो ऐसे जातक की कुंडली में केतु खराब हो जाता है। अब इस बंदे के साथ क्या हुआ, चंद्र शनि की युति हुई, तो इसकी माता चल बसी, मेरी आंटी। ठीक है। इसको बेटा हुआ, बहुत प्यारा बच्चा था, वो भी भगवान को प्यारा हो गया। उसके बाद इसने जितने भी अटेम्प्ट लिए, सब में बच्चा चला गया। तो कहने का मतलब केतु नष्ट हो गया। अब जैसे ही उसने उस घर को चेंज किया, उसके साथ वो चीजें होना बंद हो गई। अब मैं एक और चीज बताता हूं, अब कोई भी बंदा उस घर में जाएगा, उसके साथ वो चीजें होंगी। ठीक है। अभी जैसे अब आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हम जो वास्तु सुनते हैं ना, महावास्तु, जो चल रहा है मार्केट में, अब मैं आपको हकीकत बताऊं ना, हर इंसान की कुंडली का वास्तु अलग होता है। हर इंसान की कुंडली का वास्तु अलग होता है, जिसको हम लाल किताब में मकान कुंडली के नाम से जानते हैं। ठीक है। जैसे कुंडली का पहला घर है ईस्ट, दूसरा घर है नॉर्थ वेस्ट, तीसरा घर है साउथ, चौथा घर है नॉर्थ ईस्ट, पांचवा घर है ईस्ट की वॉल, पूर्व की दीवार, और छठा घर क्या है, नॉर्थ।
ठीक है? और 7वां घर होगा साउथ वेस्ट, 8वां घर होगा साउथ की दीवार और 9वां घर जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म स्थान, केंद्र, सेंटर, घर का सेंटर, ठीक है? 10वां घर होगा वेस्ट, पश्चिम और 11वां घर होगा आपका वेस्ट की वॉल, पश्चिम की दीवार और 12वां घर को हम क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। अब लोग दुनिया भर के जो पॉडकास्ट पे बताते हैं कि साउथ ईस्ट में ये रख दो, साउथ ईस्ट में ये रख दो। तो ज्यादातर क्या होता है, मैं जैसे कोई मुझसे पूछता है, ज्यादा कई बार क्या होता है ना, कई लोग बोलते हैं उपाय बताओ, तो मैं बोल देता हूँ भैया साउथ ईस्ट में तुम इत्तर की बोतल रख दो, क्योंकि साउथ ईस्ट आपका कुंडली का 12वां घर हो गया और हमने शुक्र की चीज वहां पे रख दी, तो आपका शुक्र उच्च के फल देने लग जाएगा। ऐसा कोई बहुत बड़ी मात्रा में इसका फायदा नहीं मिलता, बट यस बेनिफिट मिलता है। आप केतु की कोई चीज रख दो साउथ ईस्ट में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जैसे विदेश के, जैसे मेरे काफी सारे क्लाइंट कनाडा के भी हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड के भी हैं, अफ्रीका के भी हैं, और वहाँ जैसे यूके है। अब मैं अगर किसी को बोलूँ कि यार भैया यार आप चने की दाल जल प्रवाह कर दो, अब पानी कहाँ मिलेगा वहां पे? अब मैं कोई दुबई वाले को बोलूंगा कि भाई तुम चने की दाल जल प्रवाह कर दो, उड़द की दाल जल प्रवाह कर दो, वो क्या बोलेगा कि हमारे पास तो यार पीने का पानी नहीं मिलता है यहाँ पे, यार आप जल प्रवाह की बात कर रहे हो। तो वहां पे क्या करते हैं हम, वहां पर हम मकान कुंडली का सहारा लेते हैं। ठीक है, जैसे आपकी कुंडली है, जैसे केतु खराब हो रहा है, तुम केतु की चीजों को वहां से हटाएंगे। अब ये वाली बात भी आती है कि अगर कोई ग्रह हट रहा है क्या, हम ग्रह नहीं हटा रहे, वहां की जो जो भी वस्तु है। और आप देखना, आपकी कुंडली के हिसाब से अपने घर का वास्तु आप चेक करना, कुछ चीजें आपको उस घर में उस दिशा में कायम मिल जाएंगी। ये बहुत ज्यादा होता है, मैंने अपने घर में देखा है खुद के। और मेरा लाल किताब में आने के पीछे रीजन ही यही था। मेरी बहुत पहले किसी फेसबुक पे एक, अभी तो मेरी दीदी बोलता हूँ उनको मैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मेरी होरोस्कोप से मेरे घर की सारी चीजें बता दी थी। फिर मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी आई कि यार मुझे लाल किताब ही जब पढ़ना है, अभी दूसरे किसी जगह हाथ डालना ही नहीं है। मेरा बहुत क्रेज था न्यूमरोलॉजी सीखने का, बट मैंने न्यूमरोलॉजी में हाथ डाला ही नहीं है। और अपने साथ जो अभी क्लास में जुड़े हैं ज्यादातर न्यूमरोलॉजिस्ट ही है। नेहा है, नीता है और अमृत्या, और ये सब न्यूमरोलॉजी के मास्टर हैं सब के सब। और इत्तेफाक से और दूसरा कोई है ही नहीं बिगनर। अदिति, अदिति, जी सर। सुन रहे हो आप? हाँ जी। समझ में आ रहा है क्या बात हो रहा है? हाँ हाँ। चलो ठीक है, समझ आना जरूरी है। ठीक है, हाँ मैं अब लाल किताब की कुछ बातें आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने कुएं वाली बात बताई, ये कुछ समझ में आई आपको? कुछ पिक्चर क्लियर हुई इसमें? अनम्यूट करके बोल सकते हो अगर आप बोलने के स्थिति में हो। हाँ हाँ, समझ में आ गया। क्या समझ में आया बताओ? यही जो आप एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि अगर ये जो दोष होते हैं, इनका रीजन हम ही कुछ पहले क्रिएट करते हैं ना, जैसे उन्होंने पेड़ काटा या कोई किसी का हिस्सा खा जाता है, कोई जमीन गलत तरीके से कर लेता है, कोई भी गलत काम बेसिकली करते हैं, तो वो हमारे पूरे नीचे उन तक को सफर करना पड़ता है वो। एग्जैक्टली। चलो मैं कुछ लाल किताब का जो पेज नंबर 5 है 1952 का, मैं उसकी कुछ लाइंस जो है पढ़ के सुना देता हूँ। हवाई ख्याल की बुनियाद दीवार का मजमून बेशक तुझे मौत का एक दिन किसी के भेद या ऐब या माता के पेट में लड़का लड़की का इशारा कर देगा, मगर ऐसी बातों को अपने वक्त से पहले ही जाहिर कर देना तेरे खून को कोड़ का सबूत देगा, क्योंकि दुनिया में अगर इलाज है तो सिर्फ बीमारी का है, मगर मौत का कोई चारा नहीं। और ज्योतिष भी गैब की वाकिफत का इल्म जरूर है, मगर कोई जादू मंत्र नहीं। ये सब दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दावा खुदाई नहीं। अगर है तो सिर्फ अपनी जाति बचाव में किसी हद तक रूह की शांति के लिए मदद का जरिया है, मगर किसी दूसरे पर हमला करने का हथियार नहीं। किस्मत के मैदान में अगर कहीं पानी के नालों के पीछे से भरी आ रही है, तो उसके रास्ते में कोई ईंट पत्थर गिरकर उसकी रवानी को रोक रहा हो, तो मजमून की मदद से उस कंकड़ पत्थर को दूर करके पानी के चाल को दुरुस्त करने का बमौका कोशिश की जा सकती है। यानी कि कोई इंसान अगर पैदा हुआ है और उसके जीवन में कोई कष्ट तकलीफ आ रही है ना, तो उसकी किस्मत तो पहले ही लिखी जा चुकी है। अगर उसे कोई कष्ट आ रहा है ना, तो आप उसके कष्ट को कम करने के लिए रेमेडी करवा के रिलीफ दिलवा सकते हैं। लेकिन अगर किसी की मौत आनी है तो उसकी मौत को आप नहीं टाल सकते। जैसे मान लो आपको लिखा है कि 500 लीटर टंकी है पानी की, तो आपको 500 लीटर पानी ही आपको घर में मिलेगा।
और अगर मान लो 500 लीटर की टंकी है और आपको 300 लीटर पानी मिल रहा है, 300 लीटर किलोलीटर पानी ही मिल रहा है, तो अगर क्यों उसमें दिक्कत आ रही है, तो पाइपलाइन चौक होगी। तो ज्योतिषी क्या करता है कि उस पाइपलाइन में जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उसको निकालने की कोशिश करके वो जो आपकी किस्मत में जो मिला है आपको उसको भोगने की सुविधा करवा देगा। ठीक है, ये मतलब था इन सारी लाइंस का। और दूसरी चीज, मान लो कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लो मेरे ऊपर कोई शेर हमला करने आ रहा है। अब लोग बोलते हैं टोने टोटके की किताब है, काला जादू है, फलाना ढिमकाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। असल में होता क्या है कि जब हमारे ऊपर ऐसे कोई शेर हमला करने आता है, तो लाल किताब का या कोई भी इल्म हो, न्यूमरोलॉजी हो या वैदिक ज्योतिष हो या वास्तु हो, वो क्या करता है? वो शेर को मारने का काम नहीं करता है। वो क्या करता है कि या तो एक दीवार खड़ी कर दे शेर और अपने बीच, या फिर ऐसी ऊंची दीवार खड़ी कर दे, और मान लो ज्यादा ही अगर बड़ा है तो और दीवार खड़ी की जा सकती है, या फिर उपाय कुछ ऐसे कर दिया जाए कि शेर की मानसिकता बदल जाए और उसका इरादा बदल जाए, मतलब छोड़ो यार इसको, कौन है, ये किया जा सकता है। ठीक है, कोई मैजिक नहीं होता है, कोई काला जादू नहीं होता है, ये सब बकवास बातें हैं। और मार्केट के अंदर में जो लाल किताब के टोटके के नाम से जो उपाय जो आ रहे हैं ना, वो लाल किताब में है ही नहीं। हकीकत बात तो ये है। ये सब जो बनाते हैं ना, ये मन से बना लेते हैं और कितना वर्क करते हैं आप करके देख लो। लेकिन हर इंसान की कुंडली के लिए जो उपाय होते हैं वो प्रॉपर वर्क करते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो लाइन है, मजमून की बुनियाद पर लाल किताब की जिल्द सुर्ख खूनी लाल रंग जो कि चमकीला ना हो मुबारक होगा, इस रंग के अलावा बाकी सब रंग मनहूस असर के गिने होंगे। यानी कि लाल किताब, अगर आप मान लो लाल किताब के एक्सपर्ट बन गए और आपने खुद से लाल किताब लिखी और उसकी जिल्द जो है ना, अगर दूसरे कलर की अगर आप रखते हैं तो वो मनहूस है। लाल किताब का रंग लाल ही होना चाहिए क्योंकि लाल रंग जो है मंगल का है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, देखो ये मेरे हाथ में लाल किताब है, कलर देख पा रहे हो आप? ठीक है, ऐसा होना चाहिए। कई सारे लोग ग्रीन कलर की दूसरे कलर कर देते, वो मनहूस बोला गया है लाल किताब में। इस किताब में इल्म सामुद्रिक की अलिफ बे 35 हर्फ मुकम्मल तौर पर देने की कोशिश की गई, मगर चूंकि एक फरमान दूसरे से बिल्कुल जुदा ही चला गया, इसलिए तमाम की तमाम ही किताब को शुरू से आखिर तक कई दफा बार बार बतौर नॉवेल बेशक बगैर समझे ही पढ़ते जाना खुद ब खुद ही मजमून का भेद बता देगा। इसका मतलब ये है कि लाल किताब के जो पार्ट है ना, सब आगे पीछे लिखे हुए हैं, कोई भी चीज सीक्वेंस में नहीं है। जब आप 1939 पढ़ोगे तो वो चीज आपको लास्ट के पार्ट में उसका वापस जिक्र आएगा। तो हमें हर चीज को पढ़ने के लिए यहाँ कुछ चीज मिस होगी तो पिछली बुक में देखनी पड़ेगी, ऐसे ही मिक्स की हुई है। अब इसके कितने पार्ट है? 1939 में एक बुक पब्लिश हुई, 1940 में हुई, 1941 में हुई, ठीक है, 1942 में भी हुई। उसके बाद 8-10 साल का गैप आया। कई लोग बोलते हैं कि पंडित जी, स्वर्गीय पंडित रूपचंद जोशी जी, उनके पुत्र का देहांत हो गया था तो उन्होंने बीच में लिखना बंद कर दिया था। उसके बाद 1952 1952 में उन्होंने फिर एक किताब लिखी जो मेरे हाथ में है ना, इसके 2 पार्ट आए थे, वो है। तो ये पूरे 4-5 इसके पार्ट है, उसी के अंदर लाल किताब पूरी कवर हो गई है। अब लाल किताब की सबसे मजेदार बात क्या है? इसके अंदर पामिस्ट्री भी आ गई, इसके अंदर वास्तु भी आ गया, इसके अंदर आपका कुंडली देखना, ये सारी चीजें आ गई। और उपाय जो है ना, उपाय गोली की तरह काम करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा आप, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ एक और चीज समझना है, जैसे कि मान लो आपका लग्न चार्ट है, ठीक है, हम क्या करते हैं, लग्न कुंडली देखी, तुम्हारा शनि यहाँ बैठा है, तुम्हारा शनि वहां बैठा है, इसका उपाय कर दो, उसका उपाय कर दो। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसे उपाय वर्क करेंगे ही नहीं। आपका आपको ये देखना है कि आपका लग्न कुंडली बन गया है, उसके अंदर जो खराब योग है, जैसे मान लो सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य ग्रहण के उपाय आपको फ्रिक्वेंटली करना पड़ेंगे। क्योंकि मान लो अब लाल किताब के हिसाब से बोला गया कि दूसरे घर में शत्रु ग्रह नहीं लड़ते हैं, सूर्य राहु तो आपस में शत्रु हैं, तो दूसरे घर में शत्रु ग्रह नहीं लड़ते हैं, लेकिन वर्ष फल में वो मूवेबल है। आपकी वर्ष फल कुंडली बनती है, महीना कुंडली बनती है, हफ्ता कुंडली बनती है और दिन कुंडली भी बनती है। तो वो मूवेबल रहेगा, 12 हाउसेस में वो रोटेट होते रहेंगे, तो आपको उसके रेमेडी करना पड़ेंगे। ठीक है, ये तो आपकी कुंडली का एक जो दोष था उसके उपाय आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे मैं मेरी बात करूं, मेरा
जैसे मान लो मेरा अभी 37वां साल चल रहा है, 38वां साल चल रहा है, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा कि मैं अपने देखूँगा मेरा शनि मेरा यहाँ बैठा है, मेरे को इसका उपाय करना है, ऐसा नहीं करना है। अभी हमको ये देखना है वर्षफल में शनि कहाँ आया है और कितना खराब है। अब कई लोग बोलते हैं अरे खराब आया है, इसको उपाय कर दो। आपको ये देखना है कि वो खराब आया है तो कितनी खराबी देगा। दृष्टियों से खराब हो रहा है कि कोई दूसरा ग्रह उसको खराब कर रहा है कि शनि वहाँ बैठ के कहीं और प्लैनेट को पिट रहा है, ठीक है? अभी जैसे मान लो आपका जैसे अभी एक कुंडली आई थी मेरे एक क्लाइंट है, मेरे स्टूडेंट भी हैं वो। तो वो बोले उनकी वाइफ के साथ कुछ पंगा चल रहा है, वाइफ थोड़ा-सा वीनस 8th हाउस का है उनका, तो वो बड़े परेशान चल रहे हैं कि यार मैं क्या करूँ? कोर्ट केस, पुलिस का पंगा फँसा दिया है मुझे। तो बोले यार कि शुक्र के उपाय बता दो। मैंने शुक्र का उपाय क्यों करना है? शुक्र तो आपका 8th हाउस का बेटा है, उसको क्यों छेड़ना है? बोले सर बहुत परेशान हूँ मैं। तो फिर मैंने उनको वर्षफल देखा, मैंने उनको उस टाइम उपाय नहीं करवाया, मैंने हालात देखे मैंने कि ये प्लैनेट कितनी खराबी दे सकता है। अब उनका जो है चंद्र राहु जो है छठे घर का बैठा हुआ था। अब छठे राहु को तो आप छेड़ नहीं सकते, छठा राहु तो अच्छा माना गया। अब मैंने फिर उनका वर्षफल देखा, वर्षफल में मैं देख रहा हूँ उनका चंद्र राहु जो है छठे घर में आया हुआ है, ठीक है? चंद्र राहु छठे घर में आया हुआ है, सूर्य, मंगल, बुध 2nd हाउस में आया हुआ है। अब शुक्र 12वें घर का है। अब शुक्र 12वें घर का है यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि यार ये इस बंदे का शुक्र तो बढ़िया है। यानी कि ये बंदा मौज करेगा इस साल। बढ़िया लग्ज़रियस लाइफ़ जिएगा, नए कपड़े खरीदेगा, नई चीज़ें खरीदेगा, वाहन भी खरीद सकता है। मतलब कुल मिला के मोह-शौक की जो चीज़ें होती है, भोग-विलास की, वो सारा आनंद वो बंदा लेगा। अब क्या होता है कि शुक्र 8वें घर में लग्न कुंडली में बैठा है। अब ये बोला यार मेरी पत्नी मेरे को परेशान कर रही है। अब यहाँ क्या हो रहा है ये चीज़ समझना है। अब मैं शुक्र 8 को दबा दूँ, लग्न कुंडली के हिसाब से, उस साल ये जो रनिंग वर्षफल चल रहा है, इसमें शुक्र आया हो 12वें घर में और मैं शुक्र 8 को मैं दबा देता हूँ। मैंने उपाय शुक्र 12वें का आया हुआ है वर्षफल में और मैं 8वें का उपाय करवा रहा हूँ। अब क्या होगा वो दबा दिया मैंने, तो वो शुक्र का उच्च का फल तो उसको मिलेगा ही नहीं। शुक्र को तो आपने मार डाला, ठीक है? यही अगर शुक्र वर्षफल में 8वें में आता और मैं ज्वार दबा देता, ठीक है? मैं उसको बोलता वीरान जगह पे जाके एक मुट्ठी ज्वार तुम दबा दो, तुम्हारा जो वीनस है वो कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन मैंने नहीं करवाया। अब मैंने चीज़ें पकड़ी। राहु 8वें घर में बैठा था, चंद्रमा 8वें घर में बैठा था। अब क्या हो रहा है राहु 8वें घर से अब आपको मैं इसमें आगे बताऊँगा कि 8वें घर में अगर कोई भी प्लैनेट बैठा हो, तो उसकी दृष्टि जाती है 100% दृष्टि 2nd हाउस पे। अब 2nd हाउस में उसका बैठा हुआ है सूर्य, मंगल, बुध। ये बंदा 10 लाख के लॉस में गया है अभी शेयर मार्केट में। अब वो क्या अंदर का था कहानी पूरी, शेयर मार्केट में इसने कुछ बड़ा हाथ मारने की कोशिश की थी, तो बुध और राहु का मेल हो गया यहाँ पे, तो व्यापार में नुकसान। अब ये पेशे से सीए से चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो है। अब राहु की दृष्टि मंगल पे पड़ी, वो सूर्य पे पड़ी। अब जब सूर्य पे राहु की दृष्टि पड़ती है तब क्या होता है? सरकार की तरफ से दंड, ठीक है? पुलिस, कोर्ट कचहरी ये सारे चक्कर। अब इसको हर 3-4 दिन में इसकी पत्नी जो है, वो थाने से फ़ोन करवाती है, वकील से फ़ोन करवाती है कि यार ऐसा-ऐसा पंगा है। अब ये बंदा कल रो पड़ा। रोया नहीं मतलब लगभग रो ही पड़ा। तब मैंने इसको राहु 8 के उपाय करवाए, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि राहु 8 के उपाय अब कई लोग बोलेंगे यार इसका राहु तो छठे घर का बेटा है, यहाँ तो छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन वर्षफल में आ चुका है। ठीक है? 36 वाला चक्र पूरा हो गया, 35 वाला चक्र पूरा। यहाँ पे आप आपकी कुंडली में ग्रह फल और राशि फल का मतलब समझ लीजिए पहले। राशि फल देखो ये हमारी हथेली है ना, हमारी ये हथेली ये जो पोर्शन है पूरा, इसके अंदर जो भी प्लैनेट्स आते हैं, जो पामिस्ट्री करते हैं, उसमें आप देखोगे कि यहाँ पर ये जितने भी ग्रह आएँगे ये कांस्टेंट है। ये हिल नहीं सकते यहाँ से, ठीक है? तो ये सारे जो प्लैनेट्स हैं, ये ग्रह फल के हैं, इनका रिज़ल्ट तो हमको भोगना ही है, ठीक है? ये वाले, ये ग्रह फल के हो गए। ठीक? अब दूसरी चीज़, हमारी ये जो उँगलियाँ हैं, हमारी सारी उँगलियाँ हैं ना, इनको हम राशिफल मान लो, जो मूवेबल है, इसको भी मूव कर सकते हैं, ठीक है? ये शायद मूवेबल है, यानी कि हम इनको उपाय कर सकते हैं, ये मतलब है इसका। ये ग्रहफल हो गया, ये राशिफल हो गया, उँगलियाँ। अब इसके हिसाब से गिनो, कुंडली का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वाँ, छठा, 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ, 10, 11, 12 ये 12 हाउसेस आ गए, ठीक? ऐसे चलता है।
तो ग्रहफल के उपाय नहीं किए जा सकते, ठीक है? उसको आप खुश कर सकते हो। जैसे राहु सेकंड हाउस में जिसका हो ना, तो अगर जो बंदा राहु सेकंड हाउस के प्लैनेट का रेमेडी करवाएगा, अगर किसी ने नारियल जल प्रवाह करवा दिए, ये बोल के कि राहु दूसरे घर का उपाय मैं करवा रहा हूँ, या फिर कच्चे कोयले जल प्रवाह करवा दिए, तो जातक को कोई खास नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन बताने वाले को बैकफायर हो जाएगा उसके साथ, ठीक है? तो ग्रह फल का उपाय नहीं किया जाता है, वहां के उच्च के ग्रह की मदद लेकर आप उस ग्रह को प्रसन्न कर सकते हो। सेकंड हाउस में चंद्रमा उच्च का होता है, ठीक है? तो हम राहु सेकंड हाउस में क्या बोलते हैं? चांदी की ठोस गोली गले में डाल ले, गोलाई बुध की हो गई, चंद्रमा हो गया, ठीक है? सेकंड हाउस में चंद्रमा हमने गले में पहना दिया उसको। और क्या है, एक लाल किताब का एक सिंपल सा रूल है कि अगर राहु का भुचाल अगर शांत नहीं हो रहा है ना, तो आप क्या करेंगे? चंद्रमा को वहां कायम कर दो, तो राहु का भुचाल वहीं तक रुक जाएगा। राहु का भुचाल वहीं तक रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा वो। तो हमने राहु सेकंड हाउस में चांदी की ठोस गोली अगर गले में पहना दी ना, तो राहु का भुचाल सेकंड हाउस तक ही रुक जाएगा, वो तीसरे घर तक जाएगा नहीं। और जब ग्रहण होता है ना कुंडली में, तो उसका भूचाल वहां तक जाता है जहां तक चंद्रमा बैठा होता है। चंद्रमा जहां बैठा होगा ना, वहीं आके उसका भूचाल रुकेगा, ऐसे होता है। तो ग्रहफल और राशिफल की बात किसको समझ में आई? अनम्यूट करके एक बार बोल दे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं इसको और ज्यादा डिटेल में बताऊं। सर बहुत अच्छा बोला आपने, क्योंकि मेरे खुद के चार्ट में राहु सेकंड हाउस में है। और हम्म मुझे भी किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये भी बोला था कच्चे कोयले को प्रवाह करना है, वो हम्म नारियल का बोला था, लेकिन मुझे बेनिफिट नहीं हुआ बहुत ज्यादा। नहीं होगा। वो मतलब किया काफी देर, बट कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने फिर बाकी भी कोई चीजें ना, जैसे चांदी का भी शायद उन्होंने कुछ बोला था, कुछ दबाने को, पता नहीं प्रवाह करने को, मतलब किया सब कुछ, बट बेनिफिट नहीं हुआ कुछ भी वहाँ। लग्न कुंडली से कोई उपाय होते ही नहीं है। लग्न तो कुंडली से आप ग्रहों को खुश कर सकते हो, बस बड़े स्तर पे कोई लाभ नहीं होता है। आपको हालात परखने पड़ेंगे, वर्षफल देखना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही कुछ फायदा होगा। तो सर फिर आपने जो बोला उसका मैंने एक ही किया, तो चांदी की ठोस गोली वाला आपने बोला ना, तो काफी ज्यादा चेंज है मतलब टोटली, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अभी तक एक ही किया है, जितने भी उपाय आपने बोले, तो धीरे धीरे करूंगी सारे, तो लेकिन उसका बहुत असर हुआ है। हालात हालात देख के उपाय करवाने चाहिए, और जी, ऐसे उपाय करवाने चाहिए जिससे नुकसान ना हो, है ना? थैंक यू सर। फायदा नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए जातक का, ठीक है? अब इसमें एक और बात लिखी है चौथे नंबर पे, देखो ये पेज नंबर बताया तो 1952 का पेज नंबर 6। किताब के बगैर फर्जी मनमानी या मनगढ़ंत बात वहम पैदा कर देगी, और वहम का इलाज शायद ही कहीं मिलता होगा। वही बात जो हम कह रहे हैं कि टोने टोटके की किताब है, बिना किताब को खोले, बिना किताब को जाने आप किसी इल्म के बारे में कुछ भी बकवास कर रहे हो, तो वो सही नहीं है, उसमें लाल किताब की गलती नहीं है, ठीक है? कुंडली का बनाना और उसकी दुरुस्ती जांचना तमाम मुतल्लिक इल्म की वाकफी के बाद शुरू करें, और दरमियाना वक्त में मौजूदा ज्योतिष के उसूलों पर बनाई हुई कुंडली से तजुर्बा हासिल करें, मगर ख्याल रहे कि अपने ही हाथ का खाका या अपनी ही जन्म कुंडली मजबूत सीखने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होगी। इसका मतलब क्या है कि जब आप लाल किताब या कोई भी ज्योतिष की विधा आप सीख रहे हो, उस वक्त उसको अपनी कुंडली में अप्लाई मत करो आप, वरना आप ज्योतिष भूल जाओगे। जब आप ज्योतिष सीखना शुरू कर रहे हो ना, तब आपको ये ध्यान रखना है कि आप दूसरों की कुंडलियों पे उस चीज को अप्लाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब तो ठीक है। ना ही अपने बाल कभी नहीं काट सकता है, ये बात जानते हो ना? आजकल तो ट्रिमर आ गए तो कोई भी काट लेता है लेकिन ऐसा होता नहीं है ना? अपनी कुंडली आप दूसरे से एनालिसिस कराओ, खुद की कुंडली पे ये जो आजकल वेबिनार में बोलते हैं ना कि अगर आप भी न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, आप भी ये करना चाहते हैं, तो खुद ही आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओ, और ये ऐसा कभी होता है क्या? मेरे को तो कोई बंदा ऐसा मिला ही नहीं कि जो एक्सपर्ट हो, दूसरे की सलाह लिए बिना कई बार काम होते ही नहीं है। मैं खुद अपना वर्चुअल अपने मित्र से बनवाता हूँ, जबकि मेरे को सब पता होता है, मुझे उपाय भी पते होते हैं, फिर भी मैं दूसरे से सलाह लेता हूँ। यही है ना? यही वाली बात है, अपने कुंडली पे जबरदस्ती उसको नहीं अप्लाई करना है, ठीक है? इसका ध्यान रखना। आगे, मजमून की गलती बताने वाला इस इल्म को बढ़ाने के लिए सबसे मददगार दोस्त होगा, क्योंकि असल दोस्त वही है जो नुक्स बताए। यानी कि आप जब ज्योतिष पढ़ रहे हो ना, तो आपको जो आपकी गलती बताए, वही आपका सबसे बड़ा दोस्त होगा, जो आपकी मिस्टेक्स को बताए, ठीक है?
बात की असलियत को पाने के लिए किसी दूसरे इल्म या आलिम की बदखोई से परहेज चाहिए। ये वही वाली बात है गई, जो सबसे ज्यादा आजकल मार्केट में हो रही है। वैदिक ज्योतिष वाले बोलते हैं लाल किताब बकवास है, लाल किताब वाला बोलता है न्यूमरोलॉजी बकवास है, ठीक है? और दूसरा बोले वास्तु बकवास है। ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। जब भी आप किसी ज्योतिष विधा को आप सीख रहे हैं ना, तो आपको दूसरी विधा का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसके बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। ये लाल किताब खुद कह रही है। इसलिए आपने मेरे मुँह से कभी नहीं सुना होगा कि ये न्यूमरोलॉजी बेकार है, वास्तु बेकार है, सब अपने आप में बेस्ट है। सभी जो विद्याएँ हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। समझ नहीं आ रही है तो छोड़ देना चाहिए। फालतू बदखोई नहीं करना चाहिए। बदखोई का मतलब यही है, किसी की दूसरी विधा का मज़ाक उड़ाना, ठीक है? इसमें शक नहीं कि लड़कपन की तबीयत वाले निंदक, बदखोई करने वाले और कुएँ के मेंढक, जैसे दिमागी मालिक मखौल उड़ाने वाले भोले बादशाह। भोले बादशाह का मतलब होता है बेवकूफ़, से कराहत ही जाया करती है, मगर दुनियावी साथियों का हस्बे हैसियत इस इल्म से फ़ायदा पहुँचाना इंसानी शराफ़त होगी। वही वाली बात आ गई ना, सरल शब्दों में बोला है उन्होंने, ठीक है? ये लिंक भेज दिया फिर भी पूछ रहे हैं कब है? चलो। अब इसमें एक और देखो पेज नंबर 8 में ही है। अदिति, अदिति अनम्यूट हो जाइए, थोड़ा कुछ बात करना है। यस सर। अभी तक जो बोला समझ में आया आपको, नहीं आया? यस सर, आ रहा है समझ। क्लियर है ना पिक्चर? थैंक यू। हाँ हाँ। अब इसमें एक लाइन लिखी है, राशि छोड़ नक्षत्र भूला, नहीं कोई पंचांग लिया, मेष राशि खुद लगन को गिनकर 12 पक्के घर मान लिया। यानी कि लाल किताब ने नक्षत्र नहीं लिए, राशि भी नहीं ली, फर्स्ट हाउस को मेष राशि माना और मूव कर दिया मीन राशि तक, ठीक है? जिसको ज्वाइन होना है वो हो जाए, जिसको लेफ्ट होना है वो हो जाए, ठीक है ना? कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, ये पामिस्ट्री की जो बातें थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आती होगी ना, हस्तरेखा की बातें? क्योंकि 1 मिनट में चलो। राशियों की तरह ग्रहों के लिए कोई पक्का हिस्सा मुकर्रर नहीं है, मगर उनकी निम्नलिखित खास खास किस्में जरूर मुकर्रर है, ठीक है? कोई घर मुकर्रर नहीं है राशियों की तरह। जैसे कि अब मैं बोल के बताता हूँ, गुरु रवि मंगल तीनों नर ग्रह भी कहलाते हैं। गुरु रवि मंगल ये तीनों नर ग्रह हैं। शनि राहु केतु तीनों पापी बन जाते हैं, पापी ग्रह बन जाते हैं। शुक्र लक्ष्मी चंद्र माता दोनों स्त्री होते हैं। बुध मुखन्नस, मुखन्नस मतलब हिजड़ा, ठीक है? बुध मुकन्नस चक्कर सभी का जिसमें ये सब घूमते हैं, यानी कि बुध के दायरे में सारे प्लैनेट्स मूव होते हैं, ठीक है? नेकी बदी दो बंगल भाई, शहर शहद जहर दो मिलते हैं। शहद जो होता है वो मंगल नेक होता है, ठीक है? और जो जहर होगा वो मंगल बद होगा, ठीक है? बद लालच गर मारे दुनिया नेक दान को गिनते हैं। यानी कि मंगल बद वाला लालची होगा, मतलबी होगा, और मंगल नेक वाला जो होगा वो लोगों का भला करना और दान करना, मदद करने की आदत होगी ऐसे बंदे के अंदर में। मंगल बद वाला इंसान को अगर पकड़ना हो ना, तो सिंपल सा तरीका है,
जो एक कई आपने देखोगे होगा ना, कई लोग होते हैं दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हो, दूसरा बंदा होता है बोले यार ये जबरदस्ती हेल्प मांगने आ गया यार, परेशान करने के लिए। तो जो मदद के लिए हरदम तैयार रहे ना, वो मंगल नहीं है। और जो मदद करने से भागे, कतराए, वो होता है मंगल व्रत। ठीक है। राहु और केतु सिर्फ दोनों को पाप के नाम से याद करते हैं। जब शनिचर को राहु या केतु किसी तरह से भी आ मिलते हो तो शनिचर पापी होगा। वैसे भी राहु केतु शनिचर तीनों का इकट्ठा नाम पापी है। अब इसका मतलब समझो आप। देखिए, पाप ग्रह होता है जब भी शनि के साथ राहु आ मिले ना, तो शनिचर को पापी कहा गया है। वैसे तो पापी ग्रह है, लेकिन पापी ग्रहों का टोला होता है ये शनि राहु केतु का। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आपने कभी सुना है कि शनि राहु केतु की युति हो गई? अदिति, आप बताओ। नहीं सर। नहीं सुना? ठीक है, नहीं। होती है। कैसे होती मैं बताता हूँ। देखो, शनि राहु आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, ठीक है। और लाल किताब की दृष्टियों के हिसाब से आप देखो ना, तो 8वें घर का जो केतु है, वो 100% दृष्टि जो है कहाँ डालेगा? सेकंड हाउस में डालेगा। तो ये पापी ग्रहों का टोला बन गया। ठीक है। तो ये तीनों ग्रह इकट्ठे मिल गए, ऐसा होता है। तो ये पापी ग्रहों का टोला बन गया कुंडली के अंदर में। अब इसको एक और एग्जांपल से समझो आप। शनि, जैसे मान लो आपका केतु 12वां हो गया, और शनि राहु छठे हो गए, तो ये यहाँ पर 6 और 12 का संबंध बन गया, यानी कि ये तीनों पापी ग्रह इकट्ठे हो गए। और केतु के लिए मैं एक वर्ड बोलता हूं, याद रखने के लिए, आप समझना इसको ध्यान से। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। किसी की भी कुंडली में आप देखना, केतु अपने मित्र ग्रह, एक मित्र ग्रह के साथ बड़ा खुश रहता है। अगर गुरु केतु की युति है, बढ़िया है। शनि केतु की युति है, बढ़िया है। शुक्र केतु की युति है, बढ़िया है। लेकिन अगर गुरु शुक्र केतु तीनों इकट्ठे हो गए ना, तो केतु तो गया, गुरु और शुक्र भी गया। ये केतु का प्रॉब्लम है। इसको सिर्फ एक दोस्त चाहिए अपने साथ में, जहां तीसरा होता है ना। क्योंकि आप देखो ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा क्यों बोला? देखो, केतु प्रधान जो व्यक्ति होता है, जैसे हमारा केतु थर्ड हाउस में हम जिसको नीच मानते हैं, मैं उस पे भी आऊंगा। देखो, मैंने कहा आपको विषय थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाए, उसके बाद अपन काम करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। केतु तीसरे घर का, ऐसे इंसान के घर पे आप देखोगे 3 खिड़कियां होंगी, 3 दरवाजे होंगे, 3-3 का होता है पूरा सिस्टम। ठीक है, 3-3 का रहेगा पूरा। तो यहाँ पर केतु के साथ में एक मित्र ग्रह हो तो बढ़िया है, दूसरा ग्रह आ गया तो खराबी देता है। अब इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ, लाल किताब का, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। गुरु, शनि, केतु। अब आप बोलोगे कि यार केतु तो गुरु का भी मित्र है, शनि का भी मित्र है। अगर ये युति बन जाती है, अब ये युति बनेगी कैसे बनेगी? गुरु शनि सेकंड हाउस में बिठा दो, केतु 8 में बिठा दो। केतु ने अपना असर मिलाया किसमें? सेकंड हाउस में। तो मिल गए तीनों ग्रह। तो केतु खुद भी मंदा, 8वें घर में तो हम केतु को मंदा ही बोलते हैं। उसने जब अपना असर मिला दिया, तो ये क्या होगा इसके ऊपर पता है आपको? इसमें जिसकी भी इस जातक की जो औलाद होगी ना, उस औलाद पे ऊपरी हवा, जादू टोना, हवा, ऊपरी हवा के साए में आ जाना, इस तरह की घटनाएं ऐसे इंसान के घर पे होती है। और चलो, इससे हट के एक और चीज बताता हूँ। अगर मान लो कोई भी इंसान है जिसका केतु खराब हो रहा होगा ना उस साल, और उसने ऐसा कोई मकान में वो चला गया जो कॉर्नर का मकान हो, नुक्कड़ का मकान, ऐसा मकान हो जिसमें इस तरफ से भी विंडो हो, फ्रंट में भी दरवाजा हो, बोले हमारा तो नुक्कड़ का मकान है, बड़ा जबरदस्त लगता है हमारा मकान। तो ऐसे इंसान के घर में अगर इस तरह की युति कंजंक्शन बन रही हो, तो कॉर्नर का मकान जो होता है ना, ऊपरी हवाओं के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ये ध्यान रखना कभी भी आप, कॉर्नर। और आपको एक और इसकी इंक्वायरी करना कि जिस किसी का भी कॉर्नर का मकान होगा ना, उस इंसान के घर में स्त्री को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू रहेगा। उसकी जो वाइफ रहेगी, या बंदा जो भी लेडी रहेगी, वो बीमार रहेगी। उसका एक ऑप्शन ये है, उपाय के रूप में बताया जाता है, गाय पाल ले। पॉसिबल है आज के टाइम में गाय पालना? नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, उसका सब्स्टिट्यूट खोजना है। ठीक है।
अब जैसे मैंने बताया कि हम दुबई के अंदर हम बोलेंगे कि चने की दाल जल प्रवाह कराओ, तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में यही सब चीज़ उनको मदद करने में लाल किताब हमारी सपोर्ट करती है। ठीक है? अब वैदिक की दशाओं से हम मैं देखता हूँ मार्केट के अंदर में ये जो बैठते हैं, सर आई हैव रनिंग जुपिटर महादशा इन सैटर्न अंतर्दशा, दूल्हा ना ढिमका ना दुनिया भर की बातें करते हैं और नतीजा कुछ निकलता नहीं है ना? तो लाल किताब में क्या है ना, सिंपल सा आप बंदे की उम्र देखो, आप उम्र देख के भी प्रॉब्लम बता सकते हो आप, कि 36 साला चक्र जो होता है ना, उसमें उम्र देख के भी आप प्रॉब्लम बता सकते हो, कि यार इस बंदे के लाइफ में फिलहाल ये प्रॉब्लम चल रही है, ये अनुमान, ठीक है? चलिए, ये मैं किताब से थोड़ा अलग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। ग्रह की सर मुख्तलिफ हाँ, नेहा बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? सर इतना ही बोलना था, हमारा कॉर्नर वाला ही है घर, और जो आपने बातें बोली है ना वो सारी एप्लीकेबल हो रही है, हुँ, वो नहीं सही है। कॉर्नर केतु का होता है और ऐसे मकान के अंदर में जो शुक्र जो होता है ना, शुक्र के फल मंदे हो जाते हैं। जी शुक्र घर की जिस पुरुष की कुंडली में से शुक्र खराब है ना, देखो होता क्या है मैं आपको एक सिंपल सा बता दूँ, हमारी कुंडली में कितने भी दुर्योग हों, ठीक है? उससे जुड़ी हुई चीज़ें अगर हम कायम कर लें ना, तो बड़ी दिक्कतें हो जाती है। अब जैसे मेरे भाई साहब का मरकरी 3rd हाउस में है, अब ध्यान से सुनना आप, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मरकरी 3rd हाउस में है, तो मैं पागलों की तरह चिल्लाता रहा, मेरी मम्मा को, भाई को, भाभी को कि घर में कभी मनी प्लांट मत लगाना, घर के ऊपर छत के ऊपर मटके मत रखना, गमले मत रखना। ये मैं बोलता आ रहा था और मेरा ध्यान गया भी नहीं कभी, मैं छत पे गया भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं। और इस चक्कर में गया तो मैंने देखा घर के बाहर बिल्कुल हरियाली दिख रही है बिल्कुल। पूरा मतलब बुध कायम था। वहाँ पे ना मनी प्लांट लगा रखे थे बड़े सुंदर-सुंदर और देख के मेरे को इतना टेंशन हुआ। फिर जाके मैंने फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मैंने मेरे भाई साहब को पूछा, मैंने कहा दीमक लग रही है क्या अपने घर में? बोले हाँ यार वो बेड पे लग गई थी यार, पेस्टिसाइड डाल दिया था मैंने और वो दरवाजे पे भी दीमक लगी हुई है। मैंने कहा अच्छा। फिर मेरा दिमाग फिर घूमा, फिर मैं भागता हुआ छत पे गया। छत पे देख रहा हूँ उल्टे मटके रखे हुए हैं, ठीक है? उल्टे मटके रखे और मम्मा ने ढेर सारे गमले लगाए हुए हैं और मुझे लगता है उसके अंदर 2 या 3 गमले काम के होंगे, बाकी सब यूज़लेस पौधे थे। तो मैंने सबसे पहले तो हैमर पड़ा हुआ था, मैंने सारे मटके फोड़ दिए उसी टाइम, ठीक है? और मैंने भाई साहब को रिक्वेस्ट किया, अब सीधा भाभी से तो अब वो इतना मेहनत करके उन्होंने मनी प्लांट लगाया तो मैं सीधा उखाड़ के तो फेंक नहीं सकता। तो मैंने भाई साहब को थोड़ा मैंने चापलूसी की, कि नहीं भाई साहब यार ये दिक्कत है यार। अरे यार यूट्यूब पे तो बता रहे हैं कि मनी प्लांट लगाना चाहिए, तुम नई-नई चीज़ें लेके आ रहे हो। मैंने कहा दादा वो सही बात है लेकिन अपने को नहीं रखना है। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार, कितनी मेहनत लगती है, मनी प्लांट दो लोगों के यहाँ तो चलते नहीं, अपने यहाँ चल गए और तू ऐसी नई-नई बातें बता रहा। तो फिर मैंने उनको 2-3 यूट्यूब चैनल के मैंने वीडियो दिखाए, मैंने देख लो यार हम तो गधे हैं, ठीक है? घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात होती ना, तो मानेगा नहीं कोई भी। तो फिर बोले हाँ यार बात तो सही है। फिर मैंने भाभी को मैंने कहा भाभी चाय बनाना, बोले चलो बैठो 5 मिनट बात करते हैं। तो मैंने उनको वो वीडियो ऐसे चला के प्ले कर दिया, तो वो बोले कि ये क्या बता रहे हैं मनी प्लांट को इतना खराब क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा ये अपने घर के दिक्कत बता रहे हैं ये। बोले अपने घर का कैसा बता रहे हैं? मैंने कहा हमारे भाई साहब की कुंडली में ऐसा ही हो गया है। अच्छा ऐसा है क्या? आधे घंटे के अंदर सारे मनी प्लांट हट गए, सारे गमले थे वो हट गए, मटके तो मैंने तोड़ ही दिए थे, तो बात ही खत्म। तो क्या होता है कि ये जो ग्रह होते हैं ना, हम इससे कितना भी बचे ना, ये अपने से मुतल्लिक वर्ड जो है ना, मुतल्लिक का मतलब जुड़ी हुई, उनसे जुड़ी हुई चीजें हमारे घर में कायम करवा देते हैं ये। आप कितना भी बचो इनसे और अगर आप समझदार हो, ज्योतिष के जानकार हो तो बच जाओगे, अदरवाइज लग गए बट्टे। अब जैसे चंद्र राहु की बात करें, चंद्र राहु में बोला गया 1 से 6 में अगर चंद्र राहु युति हो तो माता चल बसती है उस साल में। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे मान लो पहले साल में बच्चा पैदा हो उसी टाइम जन्म दे के माँ चली गई, 2 में इस टाइप से। उसके लिए भी बहुत सारी कंडीशन है। फिर भी क्या होता है ना कि कई बार मान लो चंद्र राहु जैसे बैठा है कहीं और उससे जुड़ी हुई चीजें उस दिशा में नहीं है, तो मामला सेफ है। अब जैसे हम किसी के चाल चलन के बारे में बोलते हैं ना कि यार इसका इस लड़की का चाल चलन अच्छा नहीं, इस बंदे का चाल चलन अच्छा नहीं, सही मायने में देखते हैं तो वो बंदे का चाल चलन बहुत बढ़िया होता है, संत आदमी होता है वो, ठीक है? वो क्यों होता है? या तो उसके संस्कार अच्छे होंगे एक कारण, और दूसरा घर का वास्तु ऐसा नहीं होगा जो उसके ग्रह के हिसाब से आ रहा है, ऐसा नहीं होगा तो वो बंदा चरित्रवान हो जाएगा। तो चीजें ऐसे काम करती हैं। तो जब भी हम कुंडली देखें ना तो हमारी कुंडली का मैं आपको शेयर करूंगा वो मकान कुंडली,
तो जो प्लेनेट वहां बैठा होगा ना, जैसे मान लो आपका शनि 8वें घर में बैठा है, तो शनि से जुड़ी हुई चीज साउथ की दीवार पे है क्या? अब क्या है, जैसे मान लो बृहस्पति 10वें घर में बैठा है, तो आप पश्चिम के साइड में बृहस्पति का कोई आइटम पड़ा है क्या, वो देख लो। पहले घर में, पहला घर है हमारी पूर्व दिशा में सूर्य उच्च का होता है, आपने लोहा लक्कड़ भंगार रख दिया वहां पे शनि के आइटम, हो गया आपका सूर्य खराब। तो हमारे अच्छे ग्रहों को भी हम ऐसे ही खराब कर देते हैं। और जिस ग्रह की जो हिदायत दी हुई है लाल किताब में, भाई तेरे को ये नहीं करना है। अब जैसे राहु की उम्र होती है 42 साल, ठीक है, और लिखा हुआ है राहु खाना नंबर 7 में 21वें साल में शादी ना करें। अब आप बोलोगे यार 21वें साल में आजकल कौन शादी करता है, आजकल सबको ग्रेजुएशन भी करना है, सेटल होना है, लेकिन पहले करते थे, पहले तो 16 साल में भी शादी होती थी। तो 21वें साल में अगर शादी हो गई, या 21वां साल क्यों बोला है, 42 राहु की उम्र, उसका हाफ करेंगे कितना हुआ, 21 का आधा कितना हुआ, 11 11.5 हो गया, ठीक है। तो उस उम्र में वो राहु की उम्र हो गई, क्योंकि राहु कहाँ बेटा आपका 7th हाउस में, तो वो शुक्र को डैमेज कर देगा, क्योंकि वो उसकी पक्की उम्र मियाद में है, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो किसी का सूर्य और शुक्र इकट्ठा बैठा है, ठीक है, ऐसे इंसान को रविवार के दिन शादी नहीं करनी चाहिए। सूर्य का दिन होता है रविवार, उस दिन उसको शादी नहीं करना चाहिए, और अगर वो शादी कर लेता है उसका दाम्पत्य जीवन लगभग लगभग खराब ही हो जाएगा। वैसे ही तो कंजंक्शन खराब बेटा, उसमें आपने उसी के दिन में वो काम कर दिया, ठीक। और इसको अगर एक और समझे, सूर्य शुक्र युति वाला पर्सन जो है, अगर वो रात को शादी करे, देखो हमारे यहाँ तो शादियां जो होती है ना, शनि के औरा में ही होती है। अब पंजाब के अंदर में दिन में शादियां होती है, आप देखना किसी के कुंडले में सूर्य शुक्र युति हो, अगर उनके दिन में शादी हुई है तो उसका हाल पूछना, बहुत बुरा हाल हो जाता है ना। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, अगर हम ये रखें ना, तो काफी हद तक बचाव हो जाता है, ठीक है। तो अब चलो, बोरियत लग रहा हो तो बता देना अनम्यूट करके, जिसको भी। जोन, डॉक्टर साहिबा, जोन ऑनलाइन तो देख रहे हो आप, मैं सुन रही हूँ सर। सुन रहे हो, समझ में आ रहा है कि हाँ बोरियत सभी लग रहा सुन है? रही हूँ चेतन जी, जी जी जी, अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, श्वेता जी। नहीं, बहुत सही, अच्छा लग रहा है। आप जो बता रहे हो वो बहुत सही लग रहा है मुझे, इंटरेस्टिंग है बहुत। सर ओके, यहाँ धन्यवाद। पर अगर सब लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे ना, तो एक कंसंट्रेशन भी रहेगी और एक अच्छा भी लगेगा, मतलब सबको पढ़ने में भी और आपको शर्म आती है मेरे भी को तो अच्छा थोड़ा, लगेगा। जी। नहीं कई लोगों को ना शर्म आती है, मेरे को भी बीच में शर्म आई थी, कैमरा ऑफ करने का मन किया, मैंने कहा नहीं यार, बेशर्मी नहीं नहीं है सर, एक कैमरा। कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप होता है अपना भी, टीचर का तो चलो होता ही है, एक अच्छा लगता है पढ़ाने में। बात सही है, लेकिन कई लोग ना, नहीं उनको पसंद होता है कैमरा फ्रंट पे लाना और अपना फेस दिखाना, कई लोगों को नहीं पसंद होता है। जैसे अदिति ने ऑफ किया हुआ है, श्वेता जी ने ऑफ किया हुआ है, नीता जी एक और है, उन्होंने ऑफ किया हुआ है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। नहीं चलो सर, वो कोई, बच्चे के साथ में है इसलिए थोड़ा सा सब कुछ ऑफ करके मेन कंसंट्रेट आप पे कर रहे हैं। चलो कोई नहीं ना, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, वो तो नेहा जी का था, चलो कोई बात नहीं। चलिए, ग्रह की मुख्तलिफ हालतें, फरमान नीचे पेज नंबर 30। पक्का ग्रह, दिन में, हफ्ता में। अब इसमें लिखा हुआ है बृहस्पति, बृहस्पति का जो दिन होता है वो बृहस्पतिवार होता है, सूरज का दिन संडे, चंद्रमा का सोमवार, चांदनी रात, ठीक है। और काली रात जो हो गई वो आपकी हो गई, इसकी, शनि की। शुक्र की जो रात होती है ना, काली रात जो होती है, जिसमें आपका मान लो सूर्य भी नहीं है और चंद्रमा भी नहीं है, वो शुक्र की रात मानी जाएगी, ठीक है। इसमें काली रात लिखा हुआ है, इसको मैं और आगे क्लियर करूंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप से बता देता हूँ। मंगल की जो रहती है वो मंगल बद हो, बुध नेक बद शाम को 4 बजे, शनि का तमाम सारी रात अंधेरी रात, शनिवार, राहु की पक्की शाम। अब पक्की शाम मालूम है क्या होती है, कोई बताएगा पक्की शाम? श्वेता जी आप बताओ, पक्की शाम किसको बोलते हैं?
सर आइडिया नहीं है पक्की शाम का मुझे, लेकिन जब दोनों वक्त मिलते हैं मेरे हिसाब से उसी को पक्की शाम कहना चाहिए। आपने आपने आज शादी के टाइम हमारे पास इनविटेशन आता है पत्रिका का कि गोधूली गोधूली वेला। वेला। हाँ जी, वही वही बोला मैंने। हाँ, तो वही पक्की शाम कहलाता है। गोधूली वेला। तो ये जो अच्छा, गोधूली वेला पक्की होती है शाम ना, का मतलब अरे गोधूली वेला निकल होता है क्या? है जी। पक्की शाम का मतलब गोधूली बेला को कहते हैं क्या? पक्की शाम का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। हो गया। और तारे निकलने से पहले का जो समय रहेगा, अच्छा। तारे निकलने से पहले का जो समय रहेगा उसे हम पक्की शाम कहेंगे। तारे निकलने के बाद ये जो समय रहेगा ये राहु का कहलाएगा। तो जब भी हम राहु का उपाय करवाते हैं, ओके जोन जी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। तो गुरुवार की जो शाम रहेगी ना, उसमें हम क्या करेंगे कि राहु का उपाय करेंगे। क्योंकि राहु क्या करता है ना, सबसे बुरी तरह से हिट करता है किसको? बृहस्पति को। शत्रु तो उसका है, सूर्य का, लेकिन जो सबसे गंदा नुकसान जो होता है ना, वो बृहस्पति का ही होता है। तो उसका उपाय हम गुरुवार की शाम को करवाएंगे। जैसे राहु खाना नंबर 11 में है, तो हम बोलेंगे कि खड़कते नारियल जल प्रवाह कर दो, तो हम राहु की ओरा में करवाएंगे गुरुवार के दिन शाम को पक्की शाम। पक्की शाम तो रोज ही होती है, वो मौसम के हिसाब से आधा घंटा पौना घंटा आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। और जो सबसे मजेदार टाइम होता है, आपने देखा होगा मंदिर गुरुद्वारे के अंदर में, ठीक है, जिसको हम सुबह सादिक बोलते हैं, सुबह 4 से 6 का समय। 4 से 6 का समय जो होता है ना, प्योर केतु का होता है ना। और जब भी केतु के उपाय अगर किए जाए ना, तो इस टाइम किए जाए। इस टाइम अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हो, है ना, तो ये जो समय होता है सबसे अच्छा माना जाता है। जैसे हम केतु का उपाय करवाते हैं, मंदिर में कंबल दान करवाना है, कंबल डोनेट करनी है, कुछ भी, तो अर्ली मॉर्निंग अगर करते हो ना, तो उसका इफेक्ट कुछ ज्यादा मात्रा में आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाद में कर दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एक जनरल अगर हम सही पिन पॉइंट अगर कोई चीज करें, तो इतवार की जो सुबह बोली गई है इसके अंदर में, लेकिन मैं तो सुबह शादी समय इसको केतु का ही बोलूंगा, ठीक है। अब यार सब क्लास छोड़ के भाग गए। ठीक है, चलो, अभी कोई लेफ्ट मत होना, ठीक है ना। मैं अकेला खुद से थोड़ी बात करूंगा। चलो, ग्रहों की दुश्मनी और दोस्ती। देखो, बृहस्पति का, यहाँ से शुरुआत हम बृहस्पति से करते हैं, क्योंकि देखो सारी विधाओं में, सारी पद्धतियों में ग्रहों की शुरुआत जो है वो सूर्य से की गई है। लेकिन लाल किताब में जो शुरुआत की गई है ना, वो बृहस्पति से की गई है। क्योंकि जब शरीर बना, उसमें जब तक सांस नहीं आएगी ना, तब तक आगे कुछ बात ही नहीं होगी। इसलिए प्राण वायु जो है वो बृहस्पति है। और सांस जो है, जब तक शरीर में सांस नहीं होगी ना, जब तक जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए बृहस्पति से ही शुरुआत की गई है लाल किताब की। अगर कोई पूछता है कि लाल किताब में बृहस्पति को पहले क्यों लिया गया है, तो ये सबसे पहला कारण हो सकता है, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो बताया गया है, ग्रहों का बाहमी दोस्ती और दुश्मनी। इसके अंदर अब क्या है, पहला ग्रह लिया है बृहस्पति, तो राहु केतु शनिचर, ये इसके बराबर की ताकत के ग्रह है, ठीक है। टक्कर मारने वाला, मतलब टक्कर ये नहीं कि मुकाबला, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इनकी एनर्जी लगभग लगभग सेम है, ठीक है। और बृहस्पति का जो मित्र है वो चंद्र मंगल और सूर्य है। चंद्र मंगल सूर्य इसके बृहस्पति के मित्र है। और इसके जो दुश्मन है वो शुक्र और बुध है, ठीक, यहां तक क्लियर है। आगे आप देखो, सूर्य, अब इसके साथ जो है इसकी बराबरी का जो प्लैनेट होता है ना, बुध, ये साइलेंट मोड में रहता है सूर्य के साथ में, ठीक है। सूर्य जैसा बोलेगा ये वैसे ही चलेगा। अब आगे इसके दोस्त ग्रह की बात करते हैं, सूरज के, बृहस्पति, मंगल और चंद्र, ठीक है। वही बृहस्पति और सूर्य का वही सर्कल बन गया पूरा। लेकिन सूर्य को सबसे ज्यादा इसके जो दुश्मन ग्रह बनते हैं, वो शुक्र बनेगा, शनि बनेगा और राहु बनेगा।
और केतु से ये मंदा मतलब मध्यम हो जाएगा, एक बहुत आंशिक ग्रहण लगता है। राहु तो इसको पूरा ग्रहण मार देता है और केतु क्या है, थोड़ा हल्का ग्रहण देता है सूर्य के ऊपर। ठीक है, आगे चले चंद्रमा। तो चंद्रमा की जो बराबर की ताकत के ग्रह हैं, बराबर के ग्रह शुक्र, शनि, मंगल और बृहस्पति। ठीक है, और इसके जो मित्र ग्रह होते हैं चंद्रमा के, वो होते हैं सूर्य और बुध। अब यहाँ पे एक और बात आती है, लोग बोलते हैं चंद्र और बुध की दुश्मनी है कि दोस्ती है। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि चंद्रमा क्या है, जानवरों में घोड़ा। ठीक है, और घोड़े के सिंग नहीं होते हैं, सिंग होते हैं बुध के, क्योंकि वो खोखले होते हैं। तो चंद्रमा बुध से इतना चिढ़ता है कि अपने सिर पे सिंग भी नहीं आते उसके, अपनी दूरी बना ली उसने इस वजह से। तो उसके दोस्त चंद्रमा ने बुध का ये रिलेशन बताया, केतु से ग्रहण और राहु से मध्यम। अब यहाँ उल्टा हो गया, अब चंद्रमा को ग्रहण केतु लगाएगा, राहु नहीं लगाएगा, रहेगा लेकिन बड़ी मात्रा में नहीं रहेगा, मध्यम करेगा, उसको हल्का सा कमजोर करेगा, पूरा ग्रहण नहीं लगाएगा। पूरा ग्रहण चंद्रमा को केतु ही लगाता है। और जिस इंसान के कुंडली में चंद्र केतु की युति हो, उसको आप पूछना, उसको पैसे की और हेल्थ की दिक्कत उसको मिलेगी, और मानसिक रूप से ऐसा इंसान थोड़ा डिस्टर्ब ही रहता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग उसकी वीक हो जाती है कई बार। और चंद्र केतु की जब भी कंजंक्शन होती है ना, तो उससे इंसान की कुंडली में बुध ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा, बृहस्पति ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा, भले कितना अच्छा बैठा हो। लेकिन चंद्र केतु की कंडीशन ये भी है कि नर ग्रह, पुरुष ग्रह जो है, मैंने आगे बताया था, वो बढ़िया रहेंगे तो इस कुंडली का कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आएगी। ठीक है, शुक्र, शुक्र का जो बराबर का जो ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति है। ठीक है, और इसके जो दोस्त ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, और इसकी तो दुश्मनी है मंगल की, बुध और केतु से। अब इसकी दुश्मनी बुध और केतु से बताई है, तो जब भी मंगल केतु के साथ बैठा होगा मंगलबद, बुध के साथ बैठा होगा मंगलबद, ये सिंपल सा इसके अंदर बन जाता है, मंगलबद का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। आगे चले बुध से। अब बुध के बराबर के जो ग्रह हैं शनिचर, केतु, मंगल, बृहस्पति। ठीक है, ये इसके बराबर के ग्रह हैं। सूर्य, शुक्र, राहु, ये इसके दोस्त ग्रह हैं। ठीक है, और इसका जो शत्रु बना वो चंद्रमा बना। सिंपल, जो मैंने ऊपर बताया, ऊपर में तो बोला नहीं था, यहाँ बोल दिया। ग्रहण वाली बात, ये सॉरी, जो दोस्त ग्रह वाली बात आई थी, यहाँ पे शत्रुता आ गई बुध के साथ। आगे एक देखें, चीज पूछना था चेतन जी, बताइए। जैसे कि चंद्रमा जो है वो बुध को अपना दोस्त समझता है, और बुध जो है चंद्रमा को अपना दुश्मन समझता है। हम्म, ऐसे कैसे, मतलब क्यों लेकिन? आप इसकी स्टोरी पढ़ना, वो कौन सी वाली, बुध वाली, बुध का जन्म कैसे हुआ, हाँ बृहस्पति का हाँ क्या वो पता है, हाँ हाँ। है, अच्छा, उसी वजह से। बस वही कारण है। अब उस स्टोरी में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और उसमें कुछ चीजें बातें मैं भूल भी चुका हूँ, मुझे वापस याद करनी पड़ेगी, झूठ क्यों बोलूं। ठीक है, हम श्वेता पढ़ जी, लेंगे। श्वेता जी ऑनलाइन है? हाँ जी सर। ये बताइए ना, ये चंद्र, बुध और बृहस्पति वाली स्टोरी याद है आपको? नहीं, अभी तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। कोई बात नहीं, म्यूट हो जाइए फिर। है, आपको याद है? सब पड़ी हुई है, पड़ी हुई है। चलो स्टोरी बता दो थोड़ी सी, हमारा भी हाँ ज्ञान। सर, बहुत लंबा हो जाएगा वो। अरे शॉर्ट में बता दो। नहीं सर, ऐसे स्टेप वाइज याद नहीं है, पर पड़ी हुई है। अच्छा, तो कुछ तो बताओ जिससे क्लियर हो कि चंद्र, बुध और बृहस्पति का क्या संबंध है। सर जो बुध है ना, वो एक जैसे तो कहते हैं ना, एक नाजायज संतान थी, ऐसे ऐसे चीज थी ना। सर आई थिंक ना, चंद्र जो है, चंद्र और बृहस्पति की पत्नी की संतान है बुध। हम्म, इतना पता है मुझे, तो इस कारण से शायद ऐसा कुछ है। अब वो पूरा डिटेल नहीं पता मुझे। ठीक है ना, अब आप बताओ, इन्होंने हिंट दे दी, अब आप बताओ। मुझे भी इतना ही पता था, मैं भी भूल चुका हूँ। अ, क्योंकि अगर मुझे ये बताना होगा तो मुझे सर वापस पूरा समझ के वो फिर इसका मैं ऐसे ही बताऊंगा। था, जो मुझे याद आ रहा है कि जो चंद्र था वो बृहस्पति की वाइफ को लेके मतलब भाग गया था, या उसके साथ कुछ ऐसा रिश्ता बना लिया, तो उसके थ्रू जो बच्चा पैदा हुआ, हम्म तो वो हुआ था बुध। हम्म तो शॉर्ट में इतना ही याद है।
तो इसी कारण से क्या बृहस्पति का श्राप चंद्र को है, बृहस्पति का भी है ऐसा? देखो इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। बृहस्पति का सबसे कट्टर दुश्मन जो है ना, बृहस्पति का सबसे कट्टर दुश्मन जो है ना, वो बुध ही है। जब भी बृहस्पति की राशियों में, बृहस्पति के घर 2, 5, 9, 12 में, 11 भी पकड़ लो आप, इसमें अगर बुध बैठा होगा ना, वो बृहस्पति को कोड़ लगा देगा। ठीक है, तो बृहस्पति बुध को अपनी संतान नहीं मानता है, या बुध बृहस्पति को अपनी संतान मतलब पिता नहीं मानता है, ऐसे आप मान के चलो समझने के तौर पे। दूसरे घर में बुध बिठा दो आप, पिता की उम्र पे भारी। 5वें घर में बिठा दो तो भी वही किस्सा, बृहस्पति कमजोर कर देगा। 9वें घर में तो उम्र तक पे भारी होता है। ठीक है, उम्र तक भारी होती है इस इंसान की। 12वें घर में बुध बिठा दो, ये आपने देखा होगा ना, हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, 10 लोग जोड़ो, 10 जोड़ेंगे, वो चूना लगाने वाले, वो तक बना देता है मरकरी 12th हाउस। ठीक है, ये आईफोन भाई साहब कौन है, थोड़ा अनम्यूट होके परिचय दे दो तो अच्छा रहेगा। कौन हो भाई साहब, आईफोन भाई साहब? मैं अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आईफोन, आपका नाम आईफोन है क्या? नहीं, मैंने ना अभी जस्ट आपका देखा और जैसे हुआ मैंने वैसे ही इंस्टॉल कर लिया। हाँ तो जूम पे नाम चेंज कर दो ना अपना, या ऐसे मैं कर दे रही हूँ। कोई बेहरूपी आ गया तो क्लास में। हाँ, मैं अभी कर रही हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं। सर एक क्वेश्चन पूछना बस, इसमें हम हाँ नहीं, आप नवमास पूछो। चार्ट में भी देखते हैं लाल किताब में, क्या? नवमास चार्ट में भी देखते हैं इसमें कुछ नहीं लाल होता किताब। नवमांश, लाल किताब में नहीं होता, नवमांश नहीं होता, दशमांश नहीं होता, त्रिशांश नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ लाल किताब में वर्षफल चलता है, 35 साला चक्र चलता है, 36 साला चक्र चलता है, बस। ये सब पढ़ना पड़े, इसीलिए तो लाल किताब की रचना हुई है। ठीक है, सर मैंने इसलिए पूछा ना क्योंकि मेरे नवमास में चंद्र केतु है इकट्ठे, तब मैंने पूछा जो आपने पहले वाला पॉइंट पूछा। प्लीज लाल किताब में वैदिक मत ओके पूछिए प्लीज, ठीक है। क्योंकि अगर वो करने जाएंगे ना मैं सब भूल जाऊंगा। मैंने भी अपने ज्योतिष की शुरुआत जो है वैदिक से ही की थी, श्वेता जी को पता है। पहले भी प्रेडिक्शन काफी हद तक सही जाती थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी बाद में हुई कि मुझे लाल किताब में मजबूरी मानना पड़ा। मजबूरी तो नहीं, मैं शौक से आया हूँ, लेकिन लास्ट में सारी जब चीजें हाथ से निकलने लगी तो लाल किताब ही पकड़ा फिर। ठीक है, और लाल किताब से मुझे काफी बेनिफिट भी हुआ और दूसरों को भी बेनिफिट दिया है मैंने। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो हम कहाँ थे, लास्ट हमारी बात रुक गई थी। हाँ, नवमांश, चलो अभी पहले क्लियर कर लो। लाल किताब में नवमांश नहीं होता है, दशमांश वगैरह जितनी भी वर्ग कुंडलियां होती है वो नहीं होती इसके अंदर में, तो कभी भी। और हाँ, इसमें चलित भी नहीं होता है, चलित भी नहीं होता है, डिग्रियां भी नहीं हाँ होती है। हाँ, वही बस नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि डिग्री डिग्री को हम लेते हैं कि नहीं, डिग्री नहीं लेते ना। देखो इसमें क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ फर्क कैसे आता है कुंडलियों में। जैसे मान लो मेरा जुपिटर सेकंड हाउस में है, ठीक है, तो इसकी निशानियां कैसे निकालेंगे हम? घर के बाहर कोई गड्ढा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो बृहस्पति अच्छा है। अब मान लो किसी का जुपिटर थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस में जुपिटर है, लेकिन उस बंदे के घर के बाहर आए दिन म्यूनिसिपैलिटी वाले रोड को गड्ढा खोदते रहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इसका जुपिटर थर्ड हाउस में नहीं सेकंड हाउस में बोल रहा है। ऐसे हम कुंडलियों की पुष्टि कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। तरीका होता है कुंडली की पुष्टि करने का, ये भी है लाल किताब में। कई बार आपने देखा होगा कि किसी किसी का शनि जो है वो 10वें घर में बैठा होता है, वो 10वें घर का असर ना देके वो 9वें घर का असर दे रहा होता है। आप देखना शनि 10, अब जैसे एक बंदा कोई बकवास कर रहा था फेसबुक कमेंट सेक्शन में कुछ भी, तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसकी जो एक्टिविटी थी ना, उससे मैंने देखा कि यार, मैंने उसको एक सवाल किया, भाई तेरा मरकरी क्या 9th हाउस में है क्या? उसने क्या कहा पता है आपको? उसने कहा कि मेरा मरकरी ना 10th हाउस में है। मैं तुरंत समझ गया इस बंदे का पक्का मरकरी 9वें घर का ही बोलता है। अच्छा, तो अननेसेसरी ये रटाता बर्थ है। टाइम के हिसाब से मतलब चेंज रहता है क्या, कि क्लियर नहीं होती होंगी ना बर्थ, कि ऐसे अब। नहीं, क्या होता है, कई बार कोई ग्रह जो होता है ना, जिस हाउस में बैठा होता है ना, उसका इन्फ्लुएंस जातक के ऊपर उस हाउस का कम, अगले हाउस के ऊपर ज्यादा आता है। लेकिन दशाएं घटनाएं जो होती है उसी हाउसेस की होती है, ऐसा आप कर सकते हो। अच्छा। अभी क्या हुआ ना, मैं बीच में मैं थोड़ा परेशान था, मेरे फ्रेंड को मैंने बोला यार, मैं देखो यार चार्ट में,
तो उसने क्या किया, उसको चीज पकड़ में नहीं आई ना, उसने बोल दिया नहीं यार आपकी तो ना डेट ऑफ बर्थ है ना, आधा घंटा टाइम बढ़ा दो आप। उसके बाद जो उसने कुंडली अच्छा। बनाई ना, मैं 3 दिन तक टेंशन में रहा यार, मैंने ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हम्म। फिर मैंने वापस अपना जो साथ में ग्रुप डिस्कशन करके मैंने अपने चार्ट का मैंने उनसे पूछा, मैंने बताओ अब क्या है। मैंने कहा मैं इतने साल से जो मेरी कुंडली है इससे इवेंट पूरे मैच कर रहे हैं, इसने तो मेरा पूरा टाइम ही बदल दिया। शनि मेरा हम्म। जहाँ बैठा था वहां से पिछले घर में पहुंचा दिया। बोले अब उपाय करो, अब आपको फायदा होगा। तो मैंने कहा इतने साल से जो चल रही कुंडली उसका क्या। बोले उस हिसाब से तो आपका रेमेडी भी नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगी। तो आप समझ रहे हो, कई बार क्या है ना, हम्म। लोगों को किसी का सॉल्यूशन करना नहीं आता ना, तो ऐसे डाइवर्ट करके भ्रमित कर देते हैं। अच्छा। पूरा आप देखो ना, लाल किताब के अंदर में इतने सारे लॉ हैं, अगर आप सही ढंग से अप्लाई करोगे ना तो चीजें इमीडिएट पकड़ में आ जाएंगी। अभी हमारी क्लास में एक जो मेंबर जुड़े हुए हैं, उनको मैंने उनके कुंडली से ही उनके घर का वास्तु बताया था। मैं भी किस क्या जैसे आपने बताया ना। हाँ, आईफोन मैडम को मैंने बताया था। अच्छा। मैं उसको चेंज कर लूंगी थोड़ी देर में। कई बार क्या होता है ना कि घर का वास्तु जो होता है ना, वास्तु इस तरह का होता है, जैसे कि राहु 7th हाउस की बात करूं मैं, तो ऐसे इंसान का अगर टॉयलेट साउथ वेस्ट में, मतलब बेडरूम के साथ में अटैच हुआ, या साउथ वेस्ट में हुआ, या उसके घर में अगर नीला पेंट किया हुआ है, तो वो राहु 7th हाउस का उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट देगा। तो या तो अब वही ना यार, पुराने लोग बोल गए मंदिर घर में नहीं बनाना चाहिए, टॉयलेट घर में नहीं बनाना चाहिए। अब पॉडकास्ट में बोलेंगे सब उनको गालियां देते हैं कि मंदिर। पहली बात तो मंदिर की जगह घर में होती ही नहीं है। पहले के घर कैसे होते थे, बेडरूम अलग होता था, ठीक है, मंदिर अलग होता था, टॉयलेट के लिए बाहर जाते थे लोग, अब सब घर में ही तो कर दिया है। तो पहले इतने कले कलेश भी नहीं होते थे घर में, ठीक है, सब राजी खुशी रहते थे, आत्महत्या की घटनाएं भी नहीं होती थी, तो जॉइंट फैमिली होती थी। हर इंसान अपने परिवार के लोगों से डरता भी था कुछ भी गलत काम करने से पहले। जैसे मान लो हमारा कोई बच्चा है और हमको कहीं बाहर जाना है, तो अपनी जेठानी को दे दिया, उसके उसके पास छोड़ दिया, तो सेफ रहता था इंसान। अब क्या हो गया था कि तन्हाई, अकेलापन, वो सारी बेवफाई रुसवाई सब होने लग गई, अब पहले नहीं होती थी। ये सब वही है, सब घर का जो वास्तु है, जो पुराने लोग जो बोल के गए हैं ना, वो कोई कारण से ही बोल के गए हैं, हम उन सब चीजों को भूलते जा रहे हैं। पहले के लोग जो है, आपने नोटिस किया होगा कि पहले के लोग चारपाई देते थे दहेज में। किस किसने सुना है ये बात। मैंने। आपने सुना है ना, ठीक है। हम्म। तो चारपाई जो होती थी ना, वो आपकी बरकत का प्रतीक होती थी, ठीक है। जैसे हमारे अभी बच्चा भी देते हैं लेकिन चारपाई नहीं देते, अब तो बेड देते हैं। और अब तो ऐसा हो गया है। हाँ, बॉक्स वाले अब बेड ऐसा पे भी तो हो लोग गया है रहते ही कि अब नहीं थे। बेड भी नहीं देते, अब पैसे दे देते हैं कि जाओ तुम लोग खुद ही खरीद लेना। ऐसा हो गया है। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब क्या हो गया है कि जो पुराने रीति रिवाज है वो सारे हम भूलते जा रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए, जैसे कि मान लो अगर आप, जैसे कोई लड़की है, उसको अगर केतु कैसा भी बैठा हो, पहले कौन इतना कुंडलियां देखता था, ठीक है ना। अगर अपने मम्मी पापा की आप कुंडली ठीक से पता करने जाओगे तो डेट ऑफ बर्थ भी याद नहीं होगी। मेरे घर में मेरे पापा की याद नहीं थी, पापा को मम्मा की याद नहीं थी, क्या करें। वो हाथ पामिस्ट्री के थ्रू मदद लेके काम करे तो बात अलग है। फिर क्या हुआ कि जैसे मान लो आपने पहले चारपाई मसेरी जिसको बोलते हैं, वो हम दहेज में देते थे। अब उसको जब तक वो उनके घर में रहती थी, बरकत रहती थी, केतु से जुड़ी हुई कोई दिक्कतें नहीं आती थी उनको। बहुत जबरदस्त उपाय हुआ करता था पहले। केतु किसी का 8वें घर में बैठा हो, तो आप ये चारपाई जिसको हम बोलते हैं, ये मंदिर में दान कर देना, ब्लैंकेट बिछा के उसको दे देना, ठीक है, ये उपाय हो जाता था। आज भी मैं भी करवाता हूँ कई लोगों को। अब एक और है, एक दुकान और चलती है, बहुत गंदी दुकान, दुकान वर्ड सॉरी मैं गलत बोल दिया, एक भ्रम। जैसे मान लो आपका केतु 8वें घर में है, ठीक है, और बोल दिया कि भाई केतु खराब है, केतु के उपाय करो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर केतु आपके 8वें घर में बैठा और पहले घर में बृहस्पति बैठा हो ना, कोई उपाय की जरूरत नहीं है, संतान पे कोई कष्ट आएगा ही नहीं। और अगर बृहस्पति लग्न में नहीं है, तो आप बृहस्पति को गले में कायम कर लो, क्योंकि पहला घर जो होता है हमारा, वही हो गया ना लग्न। तो गला, सोने की चेन पहन लो। वो सोने की चेन भी यहाँ तक नहीं पहननी है पेट तक, वो यहीं तक पहननी है, जैसे मेरी है ना,
बस इतनी। जुपिटर आपका बृहस्पति दूसरे घर में हो तब भी आपको केतु के दूसरे घर के उपाय की कोई जरूरत नहीं है। चंद्रमा दूसरे घर में हो तब भी आपको केतु 8 के उपाय करने की जरूरत नहीं है। या फिर आप फिर शिव पूजा, शिव आराधना करना, शिवलिंग पे दूध चढ़ाना, जल चढ़ाना, ये उपाय अगर आप करते हो केतु 8 के समय तो जबरदस्त वो हो जाता है। क्योंकि चंद्र 2 में इसमें लिखा है कि औलाद का मींह बरसे, तो संतान संबंधी कोई कष्ट आएगा ही नहीं। या फिर दूसरे घर में आप चंद्रमा की चीजें कायम कर दो नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, बृहस्पति की चीजें कायम कर दो, ऐसा कर सकते हो आप, है ना। तो ये एक तरह से ये उपाय इसे हो जाता है। अब मैं आगे बात करता हूँ राहु की। राहु के बराबर के ग्रह, राहु के बराबर की जो ग्रह हैं वो बृहस्पति और चंद्रमा होते हैं, ठीक है। और अब राहु के साथ ये बराबरी के ग्रह तो होते हैं लेकिन इनको मध्यम भी कर देता है। बृहस्पति के साथ राहु जो होगा ना वो क्या करेगा, प्योर गैस के अंदर में गंदा धुआं है, कच्चा धुआं, ठीक है। बृहस्पति क्या है, ऑक्सीजन है, और राहु क्या है, गंदा धुआं है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोल सकते हो, गंदा धुआं, है ना। तो ये आपके बृहस्पति को भी खराब कर देगा और चंद्रमा को भी थोड़ा सा डैमेज कर देगा। इसके दोस्त जो होंगे राहु के वो होंगे बुध, शनिचर, केतु। और इसके जो दुश्मन ग्रह होंगे वो सूरज, शुक्र, मंगल होंगे। आप समझना यहाँ पे मैंने बराबरी के ग्रह बोला, उसने सिर्फ मध्यम किया है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाली दुश्मनी नहीं है। बराबरी का ग्रह का मतलब समझना, ठीक है। अब आगे चलें, केतु। केतु बृहस्पति, शनिचर, बुध, सूरज इसके साथ मध्यम होगा। शनिचर के साथ मध्यम हो जाएगा, बुध के साथ मध्यम हो जाएगा, सूरज के साथ मध्यम हो जाएगा, बृहस्पति के साथ मध्यम होगा, क्योंकि बराबरी का ग्रह है। बराबरी का मतलब समझ रहे हो ना, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। और जो है इसका जो दोस्त है केतु का वो शुक्र और राहु है। हम तो केतु का मित्र शनि को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने मध्यम हो जाता है वो। और इसकी जो दुश्मनी है केतु की, सबसे खतरनाक दुश्मनी जो है केतु की, वो मंगल और चंद्रमा से ली जाएगी, ठीक है। अब इसको आगे सीक्वेंस समझना। चंद्रमा और शुक्र बराबर के हैं मगर चंद्र दुश्मनी करता है शुक्र से। इसका एक एग्जांपल देता हूं। सब मान लो किसी का शुक्र लगन में बैठा है, उस इंसान से आप जाके पूछना कि उसकी पत्नी और माता का संबंध कैसा है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि शुक्र क्या है यहाँ पे कमजोर हो जाता है फर्स्ट हाउस में, बिल्कुल ठीक कहा आपने। है ना। तो बिल्कुल। शुक्र ने अपनी दुश्मनी कहाँ निभाई, चंद्रमा के थ्रू निभाई। अब जो माता जो है ना, वो माता, अब ऐसा इंसान ना माँ और पत्नी की लड़ाई में पिस जाएगा, तो यहाँ चंद्रमा का फल खराब हो जाता है। एग्जाम्पल था, बृहस्पति और शुक्र बराबर है मगर शुक्र दुश्मनी करता है बृहस्पति से। पुरुष की कुंडली में बृहस्पति और शुक्र का जब भी इस तरह का संबंध बनता है तो वहां क्या होगा, बाप और पत्नी की लड़ाई। पत्नी की मेरे बाप से नहीं बनती है, ऐसे समझ लो, ठीक है। मंगल और शनिचर बराबर है मगर मंगल दुश्मनी करता है शनि से। अब इसका एग्जाम्पल समझो, मैं फिर से बोल देता हूं, मंगल और शनिचर बराबर है, बराबर ताकत के है, मगर मंगल दुश्मनी करता है शनि से। मैं बताता हूं, शनि ने मंगल से दुश्मनी नहीं की बल्कि अपनी मकर राशि में मंगल को उच्च कर दिया कि जा भाई जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। लेकिन शनि जब तीसरे में आया तो आदमी को गरीब बना दिया। मंगल ने इतनी गंदी दुश्मनी नहीं पाई। पहले घर में शनिचर नीच हो गया मंगल के घर में, ऐसा एग्जाम्पल समझ लो आप। तो ये ऐसे दुश्मनी और दोस्ती निभाते हैं। अब शनिचर तो बेचारा बढ़िया प्लेनेट है, उसने तो मंगल को उच्च किया अपने घर में, लेकिन शनिचर जो बेचारा मंगल के घर में जाके, अब 8वें घर में शनि कौन सा अच्छा होता है, मंदा ही माना जाता है वो, कितना भी बढ़िया बैठा हो, ठीक है। मंदा है लेकिन हर जगह मंदा नहीं, उसको बोलेंगे मेरा शनि खराब है, ऐसा नहीं होता। कोई ग्रह पूरी तरह से खराब नहीं होता है। जो ग्रह खराब होता है ना वो आपको कोई ना कोई एक एक्स फैक्टर क्वालिटी जरूर देता है। जैसे केतु 8वें घर का, केतु 8वें घर के वो कान होते हैं ना जो किसी के नहीं होते हैं, वो गैबी अनुभव उसको मिल जाते हैं ना जो किसी दूसरे बंदे को नहीं मिलते,
ये मैंने अपने अनुभव में बहुत देखा है। चंद्र और बुध दोस्त है, मगर चंद्र दुश्मनी करता है बुध से। ठीक है, ये हो गया। इसका मैं एग्जांपल बताता हूं। चंद्रमा के घर में चौथा घर किसका है? चंद्रमा का है, कर्क राशि। यहाँ बुध जब बैठेगा ना, तो ऐसा इंसान जो होता है ना, ऐसे इंसान को किसी भी बात को बहुत जल्दी दिल पे ले लेता है, क्योंकि मन और दिमाग दोनों अपोजिट चलते हैं। और आपने देखा होगा पानी जो होता है ना, पानी, जैसे मान लो बावड़ी, समझते हो बावड़ी? पुरानी बावड़ियां होती थी जिसमें पानी भरा होता था, तो उसमें काई जमी रहती है। तो काई क्या, पानी को साफ करती है, लेकिन वही काई अगर पानी में मिक्स हो जाएगी तो पानी जहरीला नहीं हो जाएगा? तो काई क्या है? बुध है। वो पानी क्या है? चंद्रमा। तो चंद्र बुध यहाँ पर अगर अलग अलग हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा इंसान सुसाइड अटेम्प्ट भी करता है। चंद्रमा और बुध जिसकी कुंडली में है, तो आप देखना वो इस तरह की बातें करता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा। मतलब कई मर्तबा तो वो बातें करता हो, कई मर्तबा वो ट्राई भी करता है। और ये लोग जो होते हैं ना चंद्र बुध वाले, ये ट्राई छोटा मोटा नहीं करते हैं, और ऐसा ट्राई करते हैं कि पहली बार में अपना काम हो जाए, फालतू का झमेला नहीं रहा अगली बार का। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है इनके साथ, चंद्रमा बुध। और आपको इसका वास्तु से मैं जुड़ा एग्जाम्पल और देता हूँ। मान लो सीढ़ियां, सीढ़ियां किस ग्रह को रिप्रेजेंट करती है? बताओ नीता जी, आप बताओ, आपको पता है? शायद केतु है क्या? सीढ़ियां, सीढ़ियां, स्टेयर्स। हाँ, पता नहीं मेरे को। साहब, हम्म सीढ़ियां, सीढ़ियों का संबंध किस ग्रह से होता है? सीढ़ियों का हाँ, केतु से ही होता है ना? नहीं, सीढ़ियों का संबंध होता है मरकरी से, बुध से। बुध ठीक है, से। अच्छा। तो जिस इंसान के घर में सीढ़ियों के नीचे पानी का टैंक बना हो या वाटर सोर्स हो, तो यहाँ पे पानी का सोर्स हो गया चंद्रमा का, और जो सीढ़ियां हो गई वो मरकरी की हो गई। तो ये चंद्र बुध की युति बन गई आपके घर में। तो आप ऐसे घर को देख के आप बोल सकते हो कि इसमें घर में किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया होगा या आत्महत्या की होगी, ऐसा बोल सकते हो। इस तरह के हालात या फिर ऐसे हालात बने होंगे, या उस घर में किसी ने पहले किया होगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है फिर तो ये वाला, जो सीढ़ियों के नीचे जो वाटर टैंक वगैरह रहते हैं वो। बिल्कुल। सीढ़ियों के नीचे तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों के हम्म नीचे कबाड़ भी नहीं, सीढ़ियों के नीचे कबाड़ भी नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे कबाड़ का मतलब राहु। एग्जैक्टली। ये हुई सर बात खत्म। हमारे घर में सीढ़ियों के नीचे मोटर है, जो पानी वाली मोटर होती है। हाँ, तो मोटर क्या है? चंद्र शनि का तो मेल है वहां पे। जी। चंद्र शनि, इलेक्ट्रिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक जी आइटम जो हो गया आपका वो, और पानी का सोर्स, ये चंद्र शनि का तो मिक्स कॉम्बिनेशन वहां पे हो गया बुध के नीचे। तो चंद्र शनि बुध मिल गए ना एक तरह से। सर, और जैसे ये जैसे रेडीमेड लिया था घर, तो ऐसे मतलब बना हुआ है सब कुछ, तो चेंज भी नहीं कर सकते यहाँ पे तो। अब देखो यार, कोई वास्तु एक्सपर्ट को पकड़ के आप उसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करवाओ, है ना? ये सारी नहीं चीजें नहीं, बताओ। जैसे क्या होता है ना, मतलब सीढ़ियों के नीचे एकदम से, क्योंकि आजकल तो घर इतने कॉम्पैक्ट टाइप के आते हैं, तो हम्म। जैसे सीढ़ी के नीचे इन्वर्टर वगैरह रखे हैं तो उससे कुछ क्योंकि वो तो वही जगह दिखती है उसको रखने के लिए। सीढ़ियों के नीचे साफ सुथरा होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। कई लोग क्या है ना, गुजरात के अंदर मैं बताऊं ना आपको, कच्छ में जहां मैं रहता हूँ, हम्म तो यहाँ पे क्या करते हैं, घर के बाहर क्या है, सीढ़ी है, अंदर भी टॉयलेट बना रखा है, बाथरूम बना रखा है। यहाँ क्या करते हैं, चलो बाहर भी निकाल दो, कोई मेहमान आएगा तो उनके लिए रहेगा, वो बना देते हैं। तो है, अब उन्होंने क्या किया, जगह का यूटिलाइज किया, लेकिन वो वास्तु के अगेंस्ट है वो चीज। चलो ठीक नहीं, है। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे घर के अंदर से सीढ़ी है तो हम्म। इन्वर्टर रखा हुआ है मान लीजिए, हम्म। तो इसमें भी क्या कुछ ऐसे कोई कॉम्बिनेशन बनता है क्या, कुछ नेगेटिव कॉम्बिनेशन? अब राहु किसका आइटम है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, राहु का। हाँ। बुध और राहु का हो गया ना, तो दिमागी परेशानियां, बुध राहु का कॉम्बिनेशन कोई अच्छा थोड़ी होता है। हम्म वहां से उसको हटाना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे बिल्कुल साफ सुथरा मामला हो मेरे हिसाब से, सर तो सही। मेरे नॉनडो में ना दो भाई अलग हुए, एक को ऊपर शिफ्ट कर दिया, एक को नीचे। अब जिसको नीचे शिफ्ट किया ना, उसको क्या किया, सीढ़ियों के नीचे किचन बना। बुध मंगल, किशन का संबंध मंगल से है।
मंगल बुध, मंगल बुध। तो उस फेस को बचाने के लिए मतलब कोई और तो जगह मिली नहीं, उसी के नीचे बना दी पूरी किचन। भगवान मालिक गया भैया, हम कुछ भी बोल सकते हैं इसमें। सर एक चीज मैं पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए। एक्चुअली मैं अवेयर ही नहीं थी कि सीढ़ियों का संबंध आपका बुध मरकरी से है। ये कैसे पड़ा? पढ़ा क्या है, बुध का संबंध स्टेयर्स जो होती है वो बुध की होती है। इन्हें वास्तु में भी अगर आप देखो क्या जैसे है ना, लोहे, अगर वो लोहे का है तो? सीढ़ियां लकड़ी की हो, लोहे की हो या संगमरमर की हो, सीढ़ियां सीढ़ियां ही होती है। ओके, तो वो बुध ही है। वो बुध ही है। या सर हर एक खोखली चीज। हाँ सर श्वेता जी एक बोलिए। क्वेश्चन मेरा भी था। जैसे आपने बताया कि कोई जैसे जो अपने पुराने घर होते हैं इनमें सीढ़ियों के नीचे जनरली कोई कुछ ना कुछ तो रखता ही है। जनरली हम्म ज्यादातर मैंने देखा है कि जो ये बना देते हैं बाथरूम, कुछ लोग हम्म। उसको स्टोर की तरह, अब स्टोर कभी जमा हुआ नहीं रहता है तो बेसिकली कबाड़ ही कहलाया वो तो। जो राहु कहलाएगा श्वेता जी। वो सब राहु का ही काम हो गया, तो वो भी तो उस घर में भी तो आपने बताया अभी जो आत्महत्या का कारण होता है ऐसे घर में। बुध राहु है ना पागलपन, पागल खाना, जेल खाना, वीराना। हम्म। ऐसा असर मेरे मैंने ये ऐसा किसी के यहाँ देखा है, बिल्कुल ये जो आपने बताई बात, ये बिल्कुल हम्म उनके यहाँ हुई भी है। मतलब हम्म। सुसाइड, तो उनके सीढ़ियों के नीचे जो है उन्होंने पूरा एक स्टोर टाइप बनाकर सब सामान अस्त व्यस्त रख रखा है। तो ये चीज मैंने देखी है। तो होती है, बुध राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, चलो आपने अभी सवाल पूछा ना, मरकरी राहु 1 से लेके 6 तक घरों में होना जातक के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके परिवार के लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता है। और उसकी एक प्लेसमेंट ऐसी बेसिकली आती क्या है कि सर लड़की, हम ये मान सकते हैं कि जो बुध ग्रह है कुंडली में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस ग्रह बुध ही है? बुध का यही है ना, देखो बुध का क्या है, ये जिस ग्रह के साथ बैठता है ना, उस ग्रह के साथ मतलब उस पहले अकेला बैठेगा तो जिस हाउस में बैठेगा ना उसकी नकल करने लग जाता है। ठीक है। और जिस अच्छे ग्रह के साथ बैठ जाएगा तब तो ठीक है, जैसे सूर्य के साथ बैठ गया तब तो ठीक है, कोई बुराई नहीं है। शुक्र के साथ बैठ गया तब तो ठीक है, लेकिन हर घर में अच्छा नहीं है। शुक्र बुध छठे घर में जो होता है ना, वो भी खराबी देता है। यहाँ पे शुक्र बुध का कंजंक्शन माना ही नहीं जाएगा, यहाँ पे बुध सपोर्ट करेगा ही नहीं विनस को। ठीक है। 8वें घर का शुक्र बुध 8वें वाले को देख लेना आप, वो जो किसी पुरुष की कुंडली होगी ना, तो उसकी जो बात करने की स्टाइल होगी ना वो ऐसी होगी, अरे अरे, इस ढंग से बात करता हो वो 8वें घर में, तासीर चेंज हो जाती है उसकी। और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी थोड़ा सा अलग हो जाता है कई बार, अगर कोई फ्रेंडली प्लेनेट का सपोर्ट ना मिले तो। मैंने ये बीच में रिकॉर्डिंग खराब कर दी मिमिक्री करके सॉरी। दैट्स ओके। सर एक चीज लास्ट बस जस्ट शेयर हाँ करना। सर जैसे हाँ मंदिर में जाते हैं तो कुछ लोग हाँ? सीढ़ी को वहां पे रख देते हैं। मंदिर में जाते हैं ना जब लोग, हम्म। तो मैंने कई बार देखा वो सीढ़ियों में रख देते, अंदर भी नहीं लेके जाते। तो ये कोई हम्म। रेमेडी टाइप होता है क्या? देखो दहलीज जो होती है ना, दहलीज, जी। मंदिर की दहलीज जो होती है ना, उसको केतु से भी जोड़ के देखा जाता है और राहु से भी जोड़ के देखा जाता है। ओके। सीढ़ियों पे रख दिया तो सीढ़ियां सीढ़ियां भी बुध ही है। ठीक जी। है। तो कई बार क्या होता है ना, कई लोगों को हम मना बोलते हैं कि मंदिर मत जाना, तो वो क्या करेगा, अंदर गर्भगृह में ना जाके बाहर रख देगा उस चीज को, ओके। मंदिर प्रांगण में। ये हो सकता है। और अगर ऐसा इंसान अगर मंदिर की सीढ़ियां सफाई करे, वहां पे कपड़ा लगाए, तो उसको बहुत अच्छा शुभ फल मिलता है। क्योंकि सीढ़ियों के ऊपर मूवमेंट किसकी होती है, श्रद्धालुओं की। तो श्रद्धालुओं की मूवमेंट कैसे होती है, पैरों के थ्रू। पैर क्या है, केतु है। और अगर श्रद्धालु का पैर अगर उसकी सफाई करते हुए टाइम अड़ जाए, अभी एक बहुत बड़े लाल किताबी है, उन्होंने ये रेमेडी भी बताया था केतु सेकंड हाउस वाले के लिए, कि मंदिर का जो है दहलीज का कपड़ा साफ करते रहे 43 डेज तक, तो उसको बहुत तरक्की मिलेगी। उसका नाम क्या है मैं बता, शनि संजीव शर्मा जी, उन्होंने ये रेमेडी बताया था अभी। काफी अच्छा इफेक्टिव रेमेडी है। चलिए। हाँ, मैंने एक चीज बताना तुम्हें रही गया। राहु के साथ बृहस्पति चुप होगा लेकिन गुम नहीं होगा। बृहस्पति क्या है, राहु के साथ चुप हो जाता है, बोलता नहीं है, लेकिन गायब नहीं होता है, वो होता जरूर है। जब बृहस्पति के साथ राहु होगा ना, तो राहु जो है ना वो बृहस्पति के स्टाइल में बात करेगा, लेकिन
राहु तो राहु है, वो अपना असर भी बता देगा कि मैं राहु हूँ, है ना। तो ज्ञान के बीच में कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें भी आ जाएंगी, ज्ञान के साथ में तकनीकी सोच वो भी आ जाएगी। ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं ना, ये पोखरण जैसा कांड किए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ये बृहस्पति राहु युति वाले करवा देते हैं। अब ये हालांकि चंडाल योग के नाम से फेमस है, लेकिन कितनी बड़ी रिसर्च होती है इनकी, ये जानने वाले जानते हैं। मेरे एक फॉलोअर है, काफी टाइम से, मतलब 2-3 साल से पेज पे जुड़ी हुई है। तो उन्होंने एक दिन मुझे कॉल किया था। उनके पापा साइंटिस्ट है बेंगलोर में, और हॉस्पिटल में आईसीयू में थे वो। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके हस्बैंड, उनके जो पापा है, सॉरी, तो उनके पापा के लंग्स में पानी भर गया है पूरा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पापा की कुंडली है क्या कहीं? मैंने कहा बृहस्पति राहु इकट्ठा तो नहीं है उनका? बोले हाँ, उनका सेकंड हाउस में। ठीक है। तो बीमारियां जो होती है ना, वो भी आप ऐसे पकड़ सकते हो कि किस बीमारी की वजह से होता है। अच्छा, पिंपल्स किस कारण से होते हैं, कोई बताएगा? पिंपल्स? या मरकरी खराब होने की वजह से? नहीं, हम्म, पिंपल जो होते हैं ना, वो खराबी आती है केतु के कारण। ठीक है। केतु से। बवासीर भगंदर जो होता है ना, वो मंगल बद के कारण आता है। ठीक है। और हमारे जो फेस है ये वाला, ये हमारे चिक्स जो होते हैं ना, ये वीनस का होता है। तो जब हमारा वीनस खराब हो रहा होता है ना, सीधा इम्पैक्ट हमारी स्किन पे यहाँ पे आता है उसका। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि मिल्क क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारा फेस जो है फर्स्ट हाउस है। ठीक है। मिल्क क्रीम रहेगी, चेहरे पे चमक आएगी, सूर्य का असर शामिल होगा ऐसे। मगर खाना नंबर 2 में राहु या बृहस्पति हो तो राहु बृहस्पति के माथत होगा, ले यानी कि राहु सेकंड हाउस में होगा, तो राहु जो है वो बृहस्पति के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन आपको मैं एक और मजेदार चीज बताता हूँ, शनि के ऊपर राहु की दृष्टि कैसे मानते हो आप सभी? पिशाच योग बोलते हैं। शनि के ऊपर राहु की दृष्टि जो होती है ना, लाल किताब में कहीं लिखा है कि लोहे को भी तांबा बना देती है। जबकि शनि राहु का कॉम्बिनेशन हो या राहु की दृष्टि शनि पर हो, ऐसा इंसान हॉस्पिटल और जेल के धक्के खाता है नहीं खाता है थाने के? ये आप देखना अनुभव में। शनि केतु वालों के साथ नहीं होता है, शनि केतु वालों के साथ तो दूसरी प्रॉब्लम चलती है। ठीक है। और राहु के ऊपर अगर शनि की दृष्टि हो, तब ये कैसा कॉम्बिनेशन होता है, ये बताओ। मैं हमारे एक चीज शेयर करना चाहूंगी। मतलब ये जो पिशाच योग कहते हैं। रिकॉर्डिंग लंबी हो जाएगी। ठीक है। हाँ। रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे कंटिन्यू करने नहीं। दो, मेरे पास जो दिमाग में अच्छा आ अच्छा, रहा है। हाँ, नहीं नहीं, वो शनि राहु के बारे में ही बोल रही थी कि जो पिशाच योग होता है ना, वो सच में है कि ऐसा इंसान सुकून से नहीं बैठता, उसकी बुद्धि जो है कंटिन्यू कुछ ना कुछ। मतलब मैं देखी हूँ ऐसे एक दो लोग के। और ठीक है। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जिनका शनि और राहु का चल रहा है तो बहुत ज्यादा भ्रमित रहते हैं, इधर उधर, उनका मस्तिष्क कभी भी स्टेबल नहीं होता। हम्म। ठीक है। दरअसल क्या होता है, जब शनि पर राहु की दृष्टि हो, तो शनि जो है ना, वो राहु के अकॉर्डिंग चलेगा। यानी कि राहु अपनी पूरा जो है असर शनि में मिला देगा, तो शनि अब अपना खुद का कोई वो नहीं रहेगा, उसको जो कुछ भी करना राहु के अकॉर्डिंग करना है। और राहु के ऊपर जब शनि की दृष्टि होगी ना, तो राहु को अब शनि के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी सोच जो होगी वो अच्छी होगी, बैलेंस रहेगी, कंट्रोल में रहेगी, सही डिसीजन ले सकते हो आप, आपको डाइवर्ट नहीं करेगी वहीं से। तो बेसिकली हमें ये चेक करना पड़ेगा कि किसके ऊपर किसकी दृष्टि है। यस। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, वैदिक ज्योतिष में दोनों ग्रह आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, लाल किताब में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। ओके। सेकंड हाउस का प्लेनेट 8वें घर को नहीं देखता है, लेकिन 8वें घर का प्लेनेट सेकंड को देखता है। छठे का प्लेनेट जो है ना, 12वें को नहीं, 12वें को देखेगा। लेकिन मरकरी एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो उल्टी दृष्टि से छठे घर को, अपने घर को देख के, जितने प्लेनेट बैठे होंगे उनको सबको डैमेज कर देता है वो। मरकरी 9th हाउस का बैठा होगा, तीसरे घर में कोई भी प्लेनेट होगा, सबको डिस्ट्रॉय कर देगा वो। ये अलग कंडीशन होती है। सैटर्न के लिए एक रूल है, सेकंड हाउस में कोई भी प्लेनेट आए सबको उड़ा देगा। शनि हो उसको उड़ा देगा, वीनस को भी उड़ा देगा, मंगल को भी उड़ा देगा, चंद्रमा को भी उड़ा देगा, सिर्फ बुध बचा रहेगा वहां पे, शनि छठे घर का हो। और ऐसा कहते हैं शनि छठे घर वाले को नाइट में किए हुए फैसले बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं।
शनि जिसके छठे घर में हो। मैं मेरा एग्जांपल दूं तो मुझे रात को अगर मिडनाइट को मैं अगर एक वीडियो भी देख रही हूँ ना, सुबह में मुझे याद नहीं रहता वो। और वही चीज अगर मैं डे में कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से याद रहता है वो। मतलब मुझे लगता है कि नाइट नाइट में मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल गिर जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नाइट नाइट में तो आपका प्राइम टाइम होना चाहिए, आप उल्टा बोल रहे हो। मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं नहीं मानता इस चीज को। नाइट में दिमाग ज्यादा तेज चलता है, शनि जिनका स्ट्रांग बैठा हो कुंडली में। और वैसे भी बोला है ना, अंधा सांप बोला है शनि 6 को, तो दृष्टि अगर आप पढ़ो लाल किताब की, अंधा सांप बोला गया है उसको। तो शनि अकेला होना चाहिए कि साथ में जैसे राहु हो तो भी कोई भी बैठा हो, शनि के साथ में कोई भी बैठा हो, सबके लिए लागू है वो कंडीशन। रुक यार, एक पर्सन को और मैं लिंक भेज देता हूँ, वो शायद ऐड नहीं हुआ है। हम्म। सर ये कब तक चलेगी क्लास, कितने बजे तक? कहीं जाना है आपको? सर 4 बजे जी। हाँ तो अभी क्लोज कर देंगे, अपना क्या है। मैं तो ओके। एक क्लास करनी थी, रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए थी। अभी देखो जितने भी जो जुड़े हैं मेरे स्टूडेंट हैं, जो नए जो आए हैं, वो भी मजबूरी में मुझे दिन में करनी पड़ी, वरना मैं रात को ही करने के प्लानिंग में था। लेकिन रात को बहुत लेट हो जाता है यार। रात को तकरीबन है ना, अब इसको कन्वर्ट करने में 12 बजे तक, 12 बजे मैं फ्री होता हूँ। मैंने इसीलिए आज दिन में किया। मैंने कहा एटलीस्ट एक रिकॉर्डिंग रेडी हो जाएगी तो मैं उन्हें दे दूंगा, ताकि वो आराम से बाद में फुर्सत में सुन सके। तो नीता जी, जी। कितना कुछ क्लियर हुआ ये बताइए आप मुझे। बहुत सारी चीज क्लियर हुई, ग्रहों की दोस्ती दुश्मनी और कॉम्बिनेशन, और चीजें कैसे वर्क करती है, मंगल वर्ग कैसे होता है, और बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं। अब इसमें क्या है, इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है, कुर्बानी के बकरे। अच्छा। कुर्बानी के बकरे, कोई ग्रह कैसे कुर्बानी का, बलि का बकरा कैसे बनेगा, वो सब आएगा उसके अंदर में। तो ये आप आज कंटिन्यू करेंगे कि उसको फिर और किसी दिन बताएंगे? क्यों गई क्लास नेहा? कितना टाइम हो गया क्लास चलते चलते? देखो तो 2 घंटे तो हो चुके हैं, ज्यादा ही हो 2 घंटे गया। हो चुके हैं ना। आज तो आज मैंने आज लेट में क्लास ज्वाइन को किया, हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज इस क्लास को इतना ही कर देते हैं। बाकी क्या है ना, ज्यादा खा लेते हैं ना जब अपन, तो हमारा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इनडाइजेशन हो जाता है, सही बात है, और आगे पार्ट पीछे से पार्ट भी हो जाता है, फिर याद नहीं रहेंगी चीजें। फिर लास्ट क्लास जो मैंने की थी ना, वो रात को मैंने 8:45 स्टार्ट की थी, और वो 11:10 पे खत्म हुई थी। सबने इंटरेस्ट भी खूब लिया, लेकिन लास्ट में एक स्टूडेंट है को मीनाक्षी, उन्होंने बोला सर अब नहीं झेलते बन रहा है। मैंने कहा क्या हुआ, बोरियत लग रहा है? बोले बोरियत नहीं लग रहा है, लेकिन अब लेट बहुत हो गया और सुबह स्कूल जाना है पढ़ाने। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको वहां पे रिकॉर्डिंग को मैंने पॉज कर दिया। तो नहीं, इसके उतना ही लिए ठीक लगता है कि जैसे आज हमने जितनी चीजें सीखी हैं वो हमारे दिमाग में रहे और वो याद रहे, उसको हम रिवाइज कर सकें। नहीं, अब इस क्या है ना, इसका मैं रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड कर दूंगा, तो जिन जिन लोगों ने नहीं अटेंड किया उनको भी हो जाएगा उसमें। ठीक है ना। पहली क्लास में क्या हुआ, रिकॉर्डिंग, क्लाउड रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई, तो फिर सेकंड वाली क्लास में हो गई थी, तो अब वापस कर देंगे ना इसको, कोई इश्यू नहीं है। तो और किसी को कोई सवाल हो तो 5-10 मिनट और ले लेते हैं अपन। सर मेरा एक क्वेश्चन था, अभी जो आप बता रहे थे शनि की दृष्टि जो है सेकंड हाउस पे पड़ती है, हम्म। अगर 8वें में शनि है, तो आपने जैसे बोला कि राहु की दृष्टि अगर उधर पड़ती है शनि के ऊपर तो वो डिफरेंट रहता है, और शनि की दृष्टि राहु पे पड़ती है तो राहु जो है वो शनि के अकॉर्डिंग चलता है, नहीं बुरा नहीं सोचता, यही यही कहा ना आपने आपने? बहुत आपने बहुत टेक्निकल सवाल किया, और ये सवाल मैं एक्सपेक्ट कर भी रहा था। देखो, दूसरा, छठा, 8वां और 12वां घर, ये ना आपस में मिले मिलाए होते हैं, किसी न किसी कारण से मिल ही जाते हैं। अब जैसे छठा घर है, 8वां घर है, ये आपस में मिले मिलाए होते हैं। 8 मंदा तो 6 मंदा, 6 मंदा तो 8 मंदा। अब क्या होगा कि 8 का प्लैनेट 2 को देखेगा, और 2 का प्लैनेट 6 को देखेगा नहीं, अपना असर भेजेगा वहां पे। बाहमी ताल्लुक बोलते हैं उसको हम। दृष्टि एक जी। अलग चीज है, बाहमी ताल्लुक एक अलग चीज है। तो 2 का असर जाएगा 6 में। तो हमने क्या हुआ कि यहाँ पे
शनि, राहु, केतु का तीनों का कॉम्बिनेशन बन गया, यानी कि आपकी कुंडली में पापी ग्रहों का टोला हो गया, एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उस राहु ने किसको देखा, छठे घर में बैठे कोई भी ग्रह बिठा दो आप, वहां पे असर जाएगा। तो यहाँ पे मंगल के ऊपर जब राहु की दृष्टि जाएगी, छठे घर में अगर मंगल बैठा है, सूर्य बैठा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ग्रहण योग बना देता है। ये जो राहु जो है ना, अभी अकेला राहु नहीं है, हालांकि शनि की दृष्टि पड़ने से थोड़ी सी शुभता आती है, लेकिन राहु सूर्य के ऊपर दृष्टि मतलब असर डालेगा अपना, तो सूर्य पे कोई अच्छा असर थोड़ी डालेगा, मंगल के ऊपर कोई अच्छा असर थोड़ी डालेगा। राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि चलो अच्छी मान लेंगे, सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि कौन सी अच्छी होती है, या असर कौन सा अच्छा होता है, खराब ही होता है ना। ये ऐसे चलता है। लेकिन यस, शनि का असर राहु में पूरा मिलेगा, तो राहु कहीं ना कहीं शुभ होगा, राहु दूसरे घर का संतुलित रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं जी। और लाल किताब के अकॉर्डिंग 8वें घर में शनि केतु बुरे नहीं माने गए, 8वें 9वें और 11वें घर में बुरे नहीं माने गए। अब 8वें घर के अंदर में तो शनि को खराब बोलते हैं हम, लेकिन शनि केतु यहाँ पे क्या है, इन दोनों की बड़ी जबरदस्त दोस्ती होती है शनि केतु की, तो 8वें घर में बुरा नहीं करते। अगर ये बुरे होंगे तो कोई और ताकत जिम्मेदार होगी। जैसे मान लो छठे में अगर कोई ऐसे ग्रह बैठे हैं जिनको अच्छा नहीं बोला जाता है छठे घर में, वो बैठ गए ना, तो 6 और 8 की युति पकड़ लो आप। जब मान लो चंद्र मंगल छठे में बैठे हैं, तो चंद्रमा छठे घर का अच्छा नहीं है, चंद्र मंगल शनि केतु, कितना गंदा योग बन गया। तो ऐसे इंसान के ऊपर में शनि केतु का जो मिक्स असर जो छठे घर के प्लेनेट का, वो मिक्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप 6 और 8 को मिले मिलाए बोलते हैं, 2 और 12वें भी मिले मिलाए होते हैं, सूरज 2 शुक्र 12, ये दोनों आपस में मिले मिलाए ही गिनो आप। क्योंकि अगर जो है वृषभ राशि है, वहां सूर्य बैठ के शुक्र की जड़ को कमजोर कर देगा, तो शुक्र 12वें घर में, अब ये सूर्य के साथ कंजक्ट ही हो गया एक तरह से, ऐसा पकड़ सकते हैं। जी बोलिए। श्वेता जी बोलिए, आप क्या बोल रहे थे। नहीं, क्लियर हो गया जो आपने बात कही ना, मैं बस वही क्वेश्चन पूछ रही थी। अभी क्या है, लाल किताब की दृष्टियां जो होती है ना, वो टोटली डिफरेंट होती है वैदिक से। मंगल 4 7 8 बोलते ना, ऐसा नहीं चलता लाल किताब में। लाल किताब के अंदर में हाउसेस की दृष्टि होती है, ग्रहों की दृष्टि नहीं होती है। जो भी ग्रह बैठा होगा उसका असर वहां जाएगा उस हाउस के अकॉर्डिंग। इस छठे घर की दृष्टि 100% सेकंड हाउस में जानी है तो जाके रहेगी वो। अब वो कब जाएगी, जब कोई ग्रह बिठाओगे आप। तो मान लो आपने मंगल 8वें घर में बिठा दिया, तो उसकी और दूसरे घर में कोई ऐसा ग्रह बैठा है, शनि बैठा है, तो मंगल का असर शनि में जाके मिल जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। अभी मैंने एक ताजा केस बताया ना स्टार्टिंग में, एक बंदे का सूर्य मंगल बुध दूसरे घर में वर्ष फल में आया है, 8वें घर में चंद्र राहु आया है। उस राहु ने सूर्य मंगल बुध के ऊपर दृष्टि डाल के कितनी चीजें खराब की। अब मैंने उसको 8वें राहु का उपाय करवाने के लिए मैंने आज बोला है 4 बजे, वो बोला था कि मेरा आइटम आ जाएगा वो जल प्रवाह के लिए, तो ठीक है, वो करके उसको रिलीफ आ जाएगा, बात खत्म। क्योंकि 8वें घर से वो अपना 100% तीनों ग्रह के अंदर में डाल रहा है, उसको लॉस होना है उस चीज का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज की क्लास सफिशिएंट है, और उम्मीद करता हूँ आनंद आया होगा आपको क्लास अटेंड करके। मेरी मेरी इच्छा थी काफी सारे लोग जुड़े, लेकिन सब वर्किंग है, शेड्यूल थोड़ा ऐसा है मेरा। चलो कोई बात नहीं। मेरे एक मित्र थे, खास मित्र, वो भी आज ज्वाइन नहीं कर पाए। वो भी, उनकी भी शॉप होती है, रेस्टोरेंट होता है उनका, वो भी ज्वाइन नहीं कर पाए, उनकी भी इच्छा थी ज्वाइन करने की। चलिए थैंक अब यू मिलेंगे सर। अगली क्लास में। हाँ जी, जी बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए, चलो थैंक जय। यू। जय जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी।